एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 133 यानी 133 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, फेंग युआन को हाई फैन की इनहेरिटेंस मिल चुकी थी। इस इनहेरिटेंस से उसको बेहतरीन लेवल का फायदा हुआ था। जो वो सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही फायदा हुआ उसको। जब से सबसे ज्यादा मेन चीज की जरूरत थी कि क्लैमिटी या ट्रोलेशन को डिले करने का मेथड, जो कि हाई फैन की टाइम पाथ की इनहेरिटेंस में मिल रहा था, वो उसे अब मिल चुका था। उसको अभी तक उसने अप्लाई नहीं करा इस चीज़ को, लेकिन उसे पता चल गया कि अब इसे ऐसे-ऐसे करना है और ऐसे करना हो जाएगा। उसने पूरा प्लान बना लिया था, सब कुछ हो गया था, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देख ही लिया था कि कैसे-कैसे, क्या-क्या उसे मिला है और क्या उसका यूज़ है। अब स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड 33। लेट्स स्टार्ट। फेंग युआन यहाँ पे सोचता है, हाई फैन से कंपेयर करूँ तो मेरे पास ज़्यादा इमॉर्टल गू हैं, पर मैं उनको इतना एफिशिएंटली मतलब यूज़ नहीं कर पाऊँगा, उतना एफिशिएंट यूज़ नहीं हो पाएगा। हाई फैन का ट्रू इनहेरिटेंस उसके प्रॉब्लम्स पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देता है, लेकिन फेंग युआन थोड़ा-सा फॉर्मली रहता है। वो आगे कहता है, फिर भी मैं भी इतने इमॉर्टल गू रेज़ कर पा रहा हूँ, ये खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतने सारे इमॉर्टल गू होके भी उनको पालना बहुत बड़ी बात थी। हू इमॉर्टल्स के लिए क्लैमिटीज़ और ट्रिब्यूलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने ज़्यादा कल्टीवेशन उतना ज़्यादा टफ ज़्यादा कल्ट हो जाएगा ट्रिब्यूलेशन। हाई फैन के पास थोड़े इमॉर्टल गू तो थे, इसलिए उसका खर्चा कम था। उसने ज़्यादा फोकस किलर मूव पे किया और अपने रिसोर्स एक्यूमुलेट किए। इमॉर्टल एसेंस स्टोन पर बड़ा सा स्टॉक पाइल बनाया, प्लस उसके पास अपना ट्राइब था। हुआंग जिन ब्लड लाइन का सुपर फोर्स था। कुछ इमॉर्टल गू उसने ट्राइब के मेंबर्स को भी दे दिए, ट्रेजरी में भी डाल दिए और लेगेसी के लिए भी रखे। पर हाई फैन के इमॉर्टल प्राइमेसी में लिमिटेड पोटेंशियल था, इसलिए उसने थोड़ा इमॉर्टल गू मतलब रखा था, यानी थोड़े बहुत ही इमॉर्टल गू रखे थे, बाकी सब उसने रिसर्च या मतलब अलग-अलग चीज़ों में यूज़ कर लिए। फेंग युआन थोड़ी यहाँ पे चीज़ें अलग थी उसकी। पहला डिफरेंस अगर फेंग युआन का हाई फैन से करा जाए तो यही डिफरेंस था कि फेंग युआन के पास उसका सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी था। इमेंस पोटेंशियल यानी बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। प्लस अफ़ोर्ड करना, अभी अफ़ोर्ड कर ले रहा है वही बड़ी बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है अफ़ोर्ड करना। दूसरा डिफरेंस, वो अकेला था, सिर्फ़ खुद की ही केयर करनी होती थी फेंग युआन को, ना ट्राइब था, ना डिसेंडेंट थे। ये तो सोलो रहने का एडवांटेज था। ट्राइब का फ़ायदा होता, रिसोर्स शेयर करना पड़ जाता, दिक्कत होती, लेकिन सपोर्ट भी मिलता है ट्राइब से, लेकिन फिर भी नुकसान भी होता है। हाई फैन जैसे लेवल पे ट्राइब उससे फ़ायदा भी ले रही है, तो ये भी दिक्कत होती है अगर उसके पास ट्राइब होता तो। फेंग युआन का एनवायरनमेंट टोटली फ्री था, उसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, ना कोई अटैचमेंट था किसी से। लांग सेक्ट जॉइन किया था बस यूज़ करने के लिए। थर्ड डिफरेंस था सर्वाइवल प्रेशर। फेंग युआन को बहुत सारे इमॉर्टल गू चाहिए थे ताकि हर सिचुएशन हैंडल कर सके। एग्जांपल के लिए अटैक के लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू, एस्केप के लिए भागना पड़ जाए तो स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू। इमॉर्टल गो ज़्यादा होने का एक फ़ायदा था कि किलर मूव बनाने में हेल्प मिलती थी। एग्जांपल स्वॉर्ड मार्क टारगेटिंग डेथ किलर। ये जो मूव था इसका कोर क्या था, फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गो। और अगर उसके पास सिर्फ फ्लाइंग ये वाला जो होता है ना एस्केप वाला स्वॉर्ड एस्केप गो, तो पूरा किलर मूव अल्टर कर पड़ता है ना, दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा मॉर्टल गो लगते, प्रोसेस लंबा होता है, रिस्की होता है। इसलिए अगर एक इमॉर्टल गो डाल दो और बहुत सारे इमॉर्टल गो डाल दो तो काम बन जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास इमॉर्टल गो है ही नहीं, सिर्फ मॉर्टल मॉर्टल वाले गो हैं, तो तुम्हें इतने सारे लगाने पड़ेंगे, इतने सारे लगाने पड़ेंगे, तब भी पावर एक इमॉर्टल गो के बराबर नहीं बनेगा। इसलिए इमॉर्टल गो होना कोर मूव में बढ़िया रहता है। कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला, हाई फैन का मेथड मोस्ट लोगों के लिए बेस्ट है, पर फेंग युआन के लिए इतना नहीं था। फेंग युआन का अपना गू राइजिंग का स्टाइल अलग था, उसका ऑप्टिमल था। अगर कोई और उसे कॉपी करे तो सीधा उसको डेथ इनवाइट ही मिलेगी, क्योंकि भाई फेंग युआन अलग तरीके से सब कर रहा था। फेंग युआन का नेक्स्ट अब चीज़ें जो उसे पता चली, वो नेक्स्ट चीज़ें भी पढ़ता है। जैसे किलर मूव की सेक्शन में उस बहुत चीज़ें बताई गई थी। हाई फैन की ट्रू इनहेरिटेंस में किलर मूव कौन-कौन से हैं, क्या-क्या है। इमॉर्टल किलर मूव के बाद मॉर्टल किलर मूव का भी ज़िक्र था वहाँ पे, जैसे बहुत सारे थे, मोस्टली टाइम पे टाइम पाथ वाले ही थे। फेंग युआन को उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ब्लड पाथ और स्ट्रेंथ पाथ का स्ट्रॉन्ग मूव था। ये मॉर्टल मूव अब सिर्फ़ एक तरीके से डिडक्शन के बेस पर ही काम आ रहे थे कि अगर इनका यूज़ करके कुछ आगे बनाना हो तो सही है, वरना तो कोई यूज़ नहीं है इनका। फिर उसको कुछ इनकम्प्लीट किलर मूव मिलते हैं, जैसे हाफ डन आइडियाज़, इमॉर्टल और मॉर्टल दोनों के लिए। ये हाई फैन कम्पीट नहीं कर पाया था, मतलब कम्पीट सॉरी कह रहा हूँ, कंप्लीट नहीं कर पाया था। फेंग युआन के लिए वो यूज़फुल नहीं थे, क्योंकि उसका टाइम पाथ का अटेनमेंट लो था। विज़डम पाथ गो भी उसके पास अभी नहीं है, मतलब विज़डम गो तो है, लेकिन देखो वो विज़डम वाला यूज़ नहीं कर पाएगा ना, बॉडी नहीं है उसके पास वो वाली। अब फेंग युआन आगे कहता है, वापस जाके मुझे किलर मूव को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो प्रैक्टिस थी रिस्की थी, बैटल में मूव अगर फेल हो गया ना तो बैकलैश मिलता, अगर क्रिटिकल मोमेंट पे अगर उसने यूज़ करा बिना प्रैक्टिस करे तो डेथ डिसाइड है। इसलिए प्रैक्टिस के लिए सप्लीमेंट्री इमॉर्टल को खरीदने पड़ते और इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट करने में इमॉर्टल एसेंस खर्च होता, मतलब फंड्स और फंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगता। फेंग युआन आगे कहता है, इतने सारे किलर मूव प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। ये टेंशन भी थी और खुशी भी थी, क्योंकि इतने मूव किसी को मिलते नहीं और जिसको मिल जाए उसके लिए फंड की टेंशन।
लास्ट में फेंगयुआन इमॉर्टल गो रेसिपीज चेक करता है। पहला रेसिपी था पैरेलल रिफाइनमेंट मेथड ऑफ इमॉर्टल लेवल ईयरगो, यानी कोई दूसरा मेथड है रिफाइन करने का इमॉर्टल ईयरगो का। और टोटल यहाँ पे ना 5 पैरेलल रिफाइनमेंट मेथड थे, जिनमें से ईयरगू अपग्रेड हो सकता था, मतलब जिनके सहारे हाई फैन ने अपने नोट्स में उनके प्रोज और कंसर्न भी लिखे थे, यानी डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी लिखे थे, जो फेंगयुआन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल निकला। सबसे ज़्यादा हाई फैन ने लास्ट रेसिपी यूज़ की थी, इंग्रेडिएंट्स कम थे, सक्सेस रेट भी हाई था, टाइम और मेंटल एनर्जी भी कम लगती थी। बाकी के 4 रेसिपीज़ ऑलमोस्ट छोड़ दिए, पर इनहेरिटेंस पर मतलब इनहेरिटेंस पर लिखे के वो चला गया था। फेंगयुआन आगे सोचता है, रैंक 8 इमॉर्टल गो ईयर फ्लो लाइक अ वाटर से काउंटलेस मॉर्टल ईयर गो बन सकते हैं, और उनसे पैरेलल रिफाइन करा जाए तो बहुत कन्वीनिएंट भी होगा। आगे उसने देखा कि इमॉर्टल गो रेसिपी की लिस्ट क्या थी। ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा रेसिपीज़ थी। मोस्टली यहाँ पे रैंक 6 की थी और कुछ रैंक 7 की थी, और सिर्फ 2 या 3 थे जो रैंक 8 के थे। टाइम पाथ के रेसिपीज़ ज़्यादा थे, पर फायर और लक पाथ के भी यहाँ पे थोड़े बहुत थे। हाई फैन का सबसे बड़ा क्रिएशन था ईयर्स फ्लो लाइक वाटर, रैंक 8 इमॉर्टल गो। इसको बनाने के लिए उसने पूरा का पूरा ट्रेज़री खाली कर दिया था और फ़ेवर्स ख़त्म किए थे। 2 बड़े रिफ़ाइनमेंट एक्सपर्ट को हायर करा था। 9 बार फ़ेल होने के बाद फाइनली सक्सेस मिला था। डेप्थ में चला गया था एकदम इतना कर्ज़े में, पर हार्ट और सोल उसने पूरा लगा दिया था इसको रिफ़ाइन करने में, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ था वो। उसने डिसेंडेंट्स को वार्न किया था। हाई फैन के नोट में लिखा था, अगर कभी रैंक हिट रिफाइन करना हो तो बहुत केयरफुल रहना, रिस्क और कॉस्ट दोनों ह्यूज होंगे। फेंगयुआन को तुरंत याद आया कि ओल्ड इंस्ट्रक्टर श्यू जो अभी रैंक हिट इमॉर्टल को रिफाइन कर रहा था, फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो, जो जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल का क्रिएशन था। श्यू ने माँ होंगी उनको इंग्रेडिएंट बना के कॉस्ट बचा लिया, पर इमॉर्टल मटेरियल के लिए ट्रेजरी लूटना पड़ा, ज़ॉम्बी अलायंस में चोरी करना पड़ा, सब कुछ किया। उसके एक्शन की वजह से स्नोई माउंटेन वेस्टलैंड में कियोस मच गया था। दूसरी तरफ या हुआंग भी एक रैंक 8 को रिफाइन कर रहा था, जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द डेड। सबको रिस्क पता था, फिर भी ट्राई करते थे, क्योंकि रैंक 8 इमॉर्टल को होने से और ना होने में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। जिसके पास होगा तो भाई समझ जाओ वो आसमान में, और जिसके पास नहीं वो ज़मीन में। लाइफ स्पैन लो होता है, ट्रिब्यूलेशन बड़ी होती है, इसलिए गैम्बल करना पड़ता है। फेंगयुआन अंदर ही अंदर कहता है, ट्रिब्यूलेशंस और लाइफ स्पैन इंटरनल लाइफ के रास्ते में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, यही यही 2 चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं, इमॉर्टल गो रेसिपी के बाद मॉर्टल गो रेसिपीज़ आए। फेंगयुआन को सबसे यूज़फुल लगे डे, मंथ और ईयर गो के रेसिपीज़। फेंगयुआन सोचता है, ये मॉर्टल गो मैं खुद रिफाइन कर सकता हूँ, पर बेटर होगा लांग या सेक्स के हेरीमैन से करवा लूँ। प्रॉब्लम ये है कि उनके रिलेशंस मतलब हमारे बीच थोड़े से खराब हो चुके हैं, कोल्ड हो गए हैं। उसने आगे देखा, इनकम्प्लीट गो रेसिपीज़ भी थे। एक था बिफोर इमॉर्टल गो, जो कि 57% कंप्लीट था। हाई फैन ने अपनी लाइफ में इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। हाई फैन के नोट्स में लिखा था, डिफिकल्टीज से डरना नहीं, इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने टिप्स भी लिखे थे, विजडम पाथ और लाइट पाथ इंस्पिरेशन को यूज करने की। ये पढ़ के फेंगयुआन मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो खुद विजडम पाथ का ग्रैंड मास्टर था। इस फील्ड में हाई फैन उसके सामने वीक लग रहा था। नेक्स्ट हाई फैन के मैप्स थे, जैसे 5 रीजन के, व्हाइट हेवन के ब्लैक हेवन तक। फेंगयुआन का फोकस व्हाइट और ब्लैक हेवन पर गया, क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग रैंक 7 और 8 के मटेरियल्स मिल जाते हैं, इमॉर्टल रिसोर्स मिल जाते हैं। फिर सीक्रेट्स भी मिले थे, जैसे इंपीरियल कोड ब्लेस लैंड और 88 रैंक बिल्डिंग के, पर अब वो एक यूजलेस हो गए, क्योंकि अब तो वो रहा ही नहीं। सबसे शॉकिंग था हाई फैन का सस्पिशियस, कि शायद किसी टाइम पाथ इमॉर्टल ने रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस पा लिया था। फेंगयुआन ने समझा, हाई फैन की सबसे बड़ी डिजायर थी रेड लोटस की लेगेसी। हम जानते हैं वो भी एक टाइम पाथ का बंदा है। लास्ट पार्ट में हाई फैन ने इमॉर्टल प्राइमेसी डेवलपमेंट और ईयर गो बिजनेस एक्सप्लेन किया। रैंक 8 इमॉर्टल गो ईयर फ्लो लाइक वाटर रिफाइन करने के बाद उसने मॉर्टल ईयर गो सेल करके दुनिया का सबसे बड़ा वेंडर बन गया था। क्रेजी प्रॉफिट्स कमाए थे उसने। बट इसके साथ आया एक बड़ा रिस्क, ईयर बीस्ट। रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ वाले बीस्ट अब प्राइमेसी में उसके घुसने लग गए थे, और बहुत लॉस भी होता था। तब हाई फैन ने मेथड्स इन्वेंट करे, जैसे सील करना और ऑरा को कंसील करना। उसने वार्न भी किया था कि बैटल में ईयर फ्लो लाइक वाटर को मतलब केयरलेसली यूज मत कर देना। अगर ईयर बीस्ट आ गए ना तुम्हारे प्राइमेसी में ही घुसेंगे, कि देखो वो बाहर नहीं आएंगे, वो अगर आएंगे ना तो तुम्हारे प्राइमेसी के अंदर ही घुसेंगे डायरेक्ट, तो समझ जाओ तो दिक्कत होगी ना। इसलिए फेंगयुआन सीरियस टोन में कहता है, मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा, अगर इमोरियल ईयर बीस्ट आ गया तो मेरी तो गेम बच जाएगा भाई, डेफिनेटली मारा जाएगा। फाइनली फेंगयुआन आगे कहता है, हाई फैन की इनहेरिटेंस एक ट्रू टाइम पाथ एक्सपर्ट की क्रिएशन थी, पर इनहेरिट करना यार इंसेनली हार्ड था। हाई ट्राई फेल हो गई और फेंगयुआन ने चांस ग्रैब करके सब पा लिया, पर वो जानता है
ऐसे इनहेरिटेंस नॉर्मली इतनी टफ होती ही हैं। एग्जाम्पल नी अर स्वॉर्ड सेंट ट्रू इनहेरिटेंस, जिसमें एक इनहेरिटर हर कुछ 100 मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर में आता है, उसका भी बताया है। वैसे साइड ये जो स्वॉर्ड सेंट है, इसकी इनहेरिटेंस उस बच्चे को नहीं मिल गई थी, जो आके उँगली कर रहा था बार-बार लड़ाई में हाई ट्राइब की जब लड़ाई चल रही थी। हाइफ़ेन और नियान और स्वॉर्ड सेंट दोनों ने अपनी इनहेरिटेंस के लिए टफ रिक्वायरमेंट्स रखे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी लेगेसी किसी यूज़लेस बंदे के हाथ लगे। फेंग युआन यहाँ पे सिग्नल देते हुए कहता है, नेक्स्ट स्टेप मुझे हाइफ़ेन ग्रो टू हेवन टेक ओवर करना है। ब्रास बेल हेवनली स्पिरिट उसकी तरफ आया और फेंग युआन स्माइल करता है। ग्रो टू हेवन का ओनर तो वो बन चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अज़ूरे हेवन फ्रेगमेंट एब्ज़ॉर्ब होने की वजह से स्पिरिट एक तरीके से माइंडलेस हो चुका है। मतलब रिस्पॉन्स नहीं देता, कुछ बोलो तो बात नहीं करता। फेंग युआन इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन पे गया, जहाँ इनहेरिटेंस थे। ज़्यादातर मॉर्टल इनहेरिटेंस एम्प्टी थी, पर उसने ना बची हुई सब कलेक्ट कर ली, जो बच गए थे मॉर्टल लेवल के बचे-खुचे। लेकिन यहाँ पे ना बस 3 थे जो इमॉर्टल लेवल के इनहेरिटेंस मिले थे, जिसमें एक बोन स्पाइक, बोन पाथ अटैक बू का था। फिर फेंग युआन ने पूरे ग्रोटो हेवन को इंस्पेक्ट करा, रिसोर्स बहुत थे पर मैप आउटडेटेड हो चुका था। ब्रास बेल स्पिरिट हेल्प नहीं कर रही थी। लकीली उसके पास कैप्टिविस सोल थी, जिसकी वजह से उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन और एक तरीके से गाइडेंस मिल रही थी। फेंग युआन सोल सर्च के बाद कहता है, अब उसने बोला, अब ग्रोटो हेवन की पूरी नॉलेज तो मैंने गेन कर ली, रिसोर्स और फॉरबिडन ग्राउंड्स में मिल गए और लोकल इमॉर्टल्स की इनहेरिटेंस तक मिल गई है। उसकी सोल सर्च करके उसने स्कीम भी पकड़ ली थी, जैसे फेंग जुन का ब्लड लाइट स्पिरिट सेपरेशन मूव सस्पिशियस था। आगे फेंग युआन कहता है, हेवेंस वेल का इन्फ्लुएंस क्लियर है। गुड हुआ मैंने पहले ही काम कर दिया, इन सबको मार दिया, वरना मेरे साथ ही गलत होता। उसने डिसाइड किया। आगे कहता है फेंग युआन, सब रिसोर्स अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में शिफ्ट करने होंगे। ये जो प्लेस है सेफ नहीं है, और ग्रोटो हेवन जो होगा, ये ग्रोटो हेवन पूरा का पूरा चूडू को दे दूंगा। इसका वैल्यू हाई फैन की इनहेरिटेंस का 30% है। बाकी हेवेंस विल चूडू के साथ क्या करे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा। उसने ऑलरेडी सेल्फ विल गू का मेथड चूडू को दे दिया था। नेक्स्ट फ्यू डेज फेंग युआन ने ग्रोटो हेवन का डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब कैसे लेने हैं, क्या देना है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट या मतलब कैसे क्या करना है, वही है बँटवारा। ये नॉलेज उसके लिए गोल्ड थी, क्योंकि इमॉर्टल प्राइमेसी मैनेजमेंट में उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कम था। फेंग युआन अंदर ही अंदर कहता है, हाई फैन ग्रोटो हेवन मेरे लिए एक तरीके से एनसाइक्लोपीडिया जैसा है। इसके सहारे मैं रिसर्च और चीज़ें देख सकता हूँ अच्छे से। फ्यू डेज़ फेंग युआन ने पूरा का पूरा हाई फैन ग्रोटो हेवन एक्सप्लोर करा। उसको लगा जैसे हाई फैन खुद उसको टाइम और स्पेस के पार सिखा रहा हो सब कुछ। फेंग युआन सोचता है, सवीनर इमॉर्टल प्राइमेसी डेवलप करने के लिए अब मेरे पास बहुत बोल्ड आइडियाज़ हैं। फिर उसने रिसोर्स को शिफ्ट करना स्टार्ट करा। सबसे पहले हेवनली क्रिस्टल का फॉरबिडन पूल, इसको मिनी अज़ूरे हेवन में डाल दिया अपने वाले। फेंग युआन ने आगे क्या करा, कहा कि ये जो क्रिस्टल है ना, 5 से 6 साल ईगल को फीड करने के लिए इनफ है। दूसरा रिसोर्स था एक बड़ा-सा स्टैकलेट स्टेटटाइट केव, जिसमें ना रेयर हैबिकस स्टेटाटाइस मिलते थे। ये भी एक मिनी साउथर्न बॉर्डर में ट्रांसप्लांट को उसने करवा दिया, ताकि वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो हो। फिर उसे मिला वॉकिंग मीट ट्री, स्ट्रेंथ पाथ का प्लांट था। हाई फैन ने स्पेशली डार्क हैबिटेट बनाया था, पर फेंग युआन ने सीधा मिनी ब्लैक हेवन में इसको शिफ्ट करवा दिया, क्योंकि वहाँ पे डार्क ज़्यादा था और वहाँ ये ईज़िली ग्रो होगा। और एशियन बीस्ट सबको उसने रिलोकेट करना सबसे ईज़ी समझा, क्योंकि आसान भी था, क्योंकि हाई फैन की इनहेरिटेंस में मतलब तरीके मेथड सब थे। वहाँ उसको 3 रेमेंट हेवनली डॉग भी मिले थे। फेंग युआन आगे सोचता है, अभी तो यूज़लेस है, पर फ्यूचर में शायद रैंक 7 डॉग शिट लग गू के लिए काम आ जाएँगे। हाफ मंथ के अंदर उसने पूरा ग्रोटो हेवन एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया, इवन इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन भी शिफ्ट करवा दिया। बाकी मॉर्टल्स और गो मास्टर को किल करके उसकी सोल कलेक्ट कर ली डांगहुन माउंटेन के लिए। एंड रिजल्ट ये हुआ कि उसका सवीनर इमॉर्टल प्राइमेसी, जो पहले ऑलमोस्ट एक तरीके से खाली रहा करता था, अब धीरे-धीरे उसमें ऐसा लग रहा था जान आ रही है, क्योंकि भर रहा था। फेंग युआन एक्साइटेड टोन में कहता है, ये ह्यूज ब्रेक थ्रू है। अगर मैं खुद करता तो 600 साल लग जाते, पर हाई फैन के रिसोर्स से मैंने इंस्टेंट बिलियनर लेवल का प्रोग्रेस कर लिया, एकदम बिलियनर बन गया है भाई इस लेवल में तो। आगे फेंग युआन कहता है, रिसोर्स अभी-अभी मैंने प्राइमेसी में शिफ्ट कर दिए हैं। एनवायरनमेंट चेंज और टाइम पाथ के जो दाव मार्क्स हैं, कम होने की वजह से प्रोडक्शन बहुत गिर जाएगी। शायद कुछ मर भी जाए चीज़ें। आगे बताता है, बीस्ट और प्लांट को नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना होगा और मेरा जो इमॉर्टल प्राइमेसी है, उसे धीरे-धीरे एक तरीके से एसिमिलेट करेगा।
फेंग युआन आगे कहता है जो रिसोर्स काम के नहीं है, उन्हें बेचकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेना सही रहेगा। बस रिसोर्स शिफ्ट करना सिर्फ़ एक पहला स्टेप था। अब फेंग युआन को अपना पूरा फ़ोकस डेवलपमेंट और मैनेजमेंट पे देना था। फ्यू डेज़ लेटर फेंग युआन ने चूडू को हाई फैन का ग्रो टू हेवन मतलब लेके आ गया। चूडू कहता है तेरा लेटर मिलते ही आ गया। ये हाई फैन का ग्रो टू हेवन है, लेकिन इतना खाली-खाली क्यों लग रहा है? सीन यहाँ पे बड़ा एम्प्टी था। मतलब क्या था यहाँ पे? ग्रास, ट्री, रिवर सब फेंग युआन ने ऑलरेडी प्राइमेसी में रख लिए थे अच्छे वाले और खाली जगह बस पड़ी थी। चूडू अंदर से कहता है भाई इतना बड़ा एपेटाइट है क्या तेरा जो तूने सब सँभाल लिया? मैं दौड़ता हुआ यहाँ आया हूँ, ये सब देखने को मिला मुझे। फेंग युआन मुस्कुराया, स्काई की तरफ पॉइंट करा। फेंग युआन कहता है ब्रदर चू, अलायंस एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी प्रॉफिट होगा 30% तुम्हारा है और अब ये ग्रो टू हेवन ही तुम्हारा हो गया। चूडू शॉक में कहता है सीरियसली? फेंग युआन कहता है ऑफ कोर्स। ये सुनकर चूडू के मन में थोड़ा-सा लालच जाग गया। रिसोर्स को फेंग युआन तो ले गया था, बट ग्रो टू हेवन भाई ग्रो टू हेवन खुद में ही प्राइसलेस चीज़ है। इतना बड़ा ग्रो टू हेवन इतनी मान लो ज़मीन दे दी ना तुम्हें किसी ने, अगर ज़मीन के ऊपर चावल, धान उग रहा है तो धान दे दे तुम्हें कोई तो चलो ठीक है धान को चावल निकाला, ये सब करा, गेहूँ ये सब मतलब अनाज-वनाज निकाला। लेकिन अगर कोई ज़मीन ही तुम्हें पूरी दे दे तो अच्छा लगता है ना, वही चीज़ थी। चूडू सोचता है मतलब एक तरीके से इतना मुझे मिल गया। एक तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप मुझे अंडा दोगे, ये इसने बोला है कि आप मुझे अंडा दोगे, लेकिन ऐसा लग रहा है आपने तो मुझे पूरा मुर्गा दे दिया। ग्रो टू हेवन का कंट्रोल मेरे कल्टीवेशन के लिए ह्यूज फ़ायदा होगा। उसका अपना इमॉर्टल प्रेमिसेस सिर्फ ब्लेस्ड लैंड था जिसमें रिसोर्स सेफ नहीं थे। कैलेमिटीज़ और ट्रिब्यूलेशन बार-बार सब तोड़ देते थे। फेंग युआन का जो सवेनर इमॉर्टल प्रेमिस था अनलिमिटेड स्पेस का था। चूडू का तो लिमिटेड है, उसका थोड़ी ना है। तो चूडू का लिमिटेड है और अगर उसे ग्रो टू हेवन मिल जाएगा तो उसका ये फ़ायदा होगा कि ग्रो टू हेवन पे हम जानते हैं ग्रो टू हेवन है और इसके अंदर एक फ्रेगमेंट मिक्स हुआ पड़ा है अजूरे वाला। तो इससे ये होगा कि सिंपल सी बात है कोई कैलेमिटी नहीं आएगी। तो भाई को अगर कभी कैलेमिटी फेस करनी हुआ करेगी चूडो को, तो अपने सारे रिसोर्स उठा के इसमें डाल दिया करेगा और जब कैलेमिटी से लड़ लेगा तो वापस रिसोर्स इधर शिफ्ट कर देगा। इससे फ़ायदा भी रहा करेगा। चूडो ने ये बात कह भी दी कि हाई फैन ग्रो टू हेवन में कोई कैलेमिटीज़ और ट्रिब्यूलेशन आते नहीं है क्योंकि इसने इमोरियल अजूरे हेवन फ्रेगमेंट एब्ज़ॉर्ब किया है। यहाँ अपने रिसोर्स रख सकता हूँ। स्ट्रेंथ पाथ के दाव मार्क्स भी कम है बट फ्यूचर के लिए मैनेज तो कर ही लूँगा। एटलीस्ट ट्रिब्यूलेशन या कैलेमिटीज़ को झेल तो लूँगा आसानी से, कोई नुकसान तो नहीं हुआ करेगा। चूडू जल्दी समझ गया कि हाई फैन का ट्रू इनहेरिटेंस असल में फेंग युआन के पास ही है। पर सबके सामने ग्रो टू हेवन उसके नाम पे था। अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो ब्लेम उस पर आएगा, फेंग युआन सेफ रहेगा क्योंकि ग्रो टू हेवन फेंग युआन का है ना? चूडू अंदर से कहता है इवन अगर हेवनली लॉर्ड बाइज़ू भी अटैक करे, मैं डोमिनेशन इमॉर्टल हूँ। छोटे रिस्क से डरूँगा थोड़ी ना, आ जाओ जो आ रहा है। देख रहे हो भाई का कॉन्फिडेंस। फाइनली चूडू एग्री कर लेता है। इसे पता है कि फेंग युआन ने रिसोर्स रख लिए लेकिन फिर भी वो एग्री कर गया। सही बात है यार, फेंग युआन ने पूरा ग्रो टू हेवन दे दिया तो एग्री करेगा ही। और कॉन्फिडेंस देख रहे हो उसका कि जो आएगा देख लूँगा, देखता हूँ कौन आता है। फेंग युआन आगे कहता है गुड, बहुत बढ़िया, जैसे एक्सपेक्टेड था डोमिनेशन इमॉर्टल से बढ़िया और क्लैप भी करता है फेंग युआन। पर एक प्रॉब्लम थी, ब्रास बेल हेवनली स्पिरिट ना मना कर देता है क्योंकि चूडू में ना हाई ट्रैप की ब्लड लाइन नहीं थी। फेंग युआन सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है इग्नोरेंट थिंग, एक और स्ट्राइक में हेवनली स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। अब इसने करा या नहीं करा ये नहीं पता, लेकिन इसने धमकी दी है कि ये जो इग्नोरेंट थिंग है यानी ये बेल है जो बज घंटा, अभी इसका घंटा बज जाएगा अगर ये बात नहीं मानेगा तो। ट्रांज़ैक्शन के बाद हाइफ़ेन ग्रो टू हेवन चूडू के पास चला गया था। चूडू ने रोकने की कोशिश की बट फेंग युआन इंसिस्ट करता है कि अरे ले जा यार, ले जाना होगा क्योंकि उसको अपनी 4th ऐसी कैलेमिटी के लिए प्रिपेयर करना था। जाने से पहले फेंग युआन ने 100 ईयर हार्मनी मूव यूज़ करके एक नया अलायंस एग्रीमेंट बनाया और सीधा निकल गया। चूडू बस ये खराब से मतलब खराब तो नहीं लेकिन खाली ग्रो टू हेवन को देखकर अपना सर पकड़ के बैठा था। फेंग युआन वापस लांगे ब्लेसलैंड पहुँचता है। हेरी मैन गुइमोटो से देखकर बोलते हैं, "अरे फेंग युआन तू आ गया।" दूसरा कहता है, "फ़र्क क्या पड़ता है? लांगे सेक्ट में हो या ना हो, एक ही बात है।" तीसरा कहता है, "वो ह्यूमन है, हम जैसा थोड़ी ना है।" वो अपने फॉलिंग स्टार हाउंड का प्लान डिस्कस कर रहे थे और फेंग युआन को देख के बातें कर रहे थे। फेंग युआन सब सुन लेता है, उसका चेहरा डार्क हो जाता है। उसे पता था कि अब उसका ट्रिब्यूलेशन करीब है और वो अपने आप ही मतलब इसे फेस करना पड़ेगा ताकि सब बेनिफिट उसी के पास आएँ। बट ट्रिब्यूलेशन के लिए उसे लांगे सेट के इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परेरी प्राइमेसी चाहिए होगा। प्रॉब्लम ये है कि लैंड स्पीड ईज़िली गो लैंड नहीं करेगा अनलेस बड़ा फ़ायदा मिले जैसे डांगहुन माउंटेन बेचना टाइप का। सो फेंग युआन डिसाइड करता है कि सेक्ट मिशन मतलब स्टार वाला जो हाउंड है ना, वो फॉलिंग स्टार हाउंड उसको मारना कंप्लीट करना जो भी है उसे करना पड़ेगा। रिलेशन इंप्रूव भी हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिल जाएँगे। वो सीधा लांगे लैंडस्पीड के पास जाता है। लैंडस्पीड कोल्ड टोन में कहता है, "ओह! याद आ गई वापस आने की तुम्हें?" फेंग युआन एक्टिंग करते हुए कहता है, "अरे प्लीज़ समझिए यार, पहले सिचुएशन ही ऐसी थी, अब क्राइसिस सॉल्व कर लिया है और मिशन लेने आया हूँ।" लैंडस्पीड पहले थोड़ा-सा
स्ट्रिक्ट था, बट जब उसने सुना कि मिशन के लिए आया तो थोड़ा हो गया कि ठीक है। फिर वो बोलता है प्रॉब्लम ये है कि 12th ईयर और उसकी टीम ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं, अगर तुम मिशन लोगे तो उनसे क्लैश होगा तुम्हारा। फेंग यून कहता है तो उन्हें पहले करने दो, अगर फेल हो गए तो मैं कर दूंगा। ओके, लैंडस्पीड मान जाता है और अनाउंसमेंट कर देता है। ये सुनकर हेरी मैन को इमोर्टल में हंगामा मच जाता है। बंदे कहते हैं फेंग यून फिर फाइट करेगा क्या? दूसरा कहता है हाँ, वो तो बस हमारी मेहनत का फ्रूट लेना चाह रहा है ताकि हम मेहनत करें और बाद में उसे सब मिल जाए। तभी तो कहता है 12th है, तुम सक्सीड होना ही होगा, अगर तुम सक्सीड नहीं हुए तो फेंग यून तुम्हारा चीज़ ले जाएगा। इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग जाएँगे और अगर इन्होंने मतलब उसको हरा दिया फॉलिंग स्टार हाउंड को, तो भाई इनको चीज़ें मिल जाएँगी जो इनका मिशन है कंप्लीट। लेकिन अगर मान लो नहीं हरा पाए, तो ये होगा कि वो नहीं हरा पाए तो देखो लड़ा है उन्होंने तो कमज़ोर तो हो ही जाएगा फॉलिंग स्टार हाउंड। तो फेंग यून आके एक अटैक में या पता नहीं कैसे भी करके मार देगा, तो फेंग यून को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, हम ही मार दें, फेंग यून को कुछ ना मिले। 12th ईयर भी डिटरमाइंड था, वो कहता है इस बार हर हाल में जीतूँगा मैं। 7 दिन बाद 12th ईयर अटैक के लिए रेडी होता है। फेंग यून भी बिना बुलाए जॉइन कर लेता है। 6th ईयर स्टेन चोन में कहता है एकदम 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 ऐसे, "अरे! एल्डर फेंग यून?" 12th ईयर कॉन्फिडेंटली आगे आता है, कहता है इस बार तुम डिसअपॉइंट रहोगे फेंग यून। फेंग यून मुस्कुराते हुए कहता है मैं तो बस तुम्हारी जीत देखने आया हूँ ब्रदर, 12th ब्रदर। दूसरे हेयरमैन कहता है हिपोक्रेट, यानी मतलब फेंग यून को कह रहा है कि आ गया ना फ़ायदे का टाइम दिख गया, वैसे आता नहीं है। सब टेलीपोर्टेशन गो फॉर्मेशन के सेंटर में खड़े हो गए। फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। डार्जलिंग लाइट के साथ सब ताइपी पहुंच जाते हैं। 12th ईयर फेंग यून को देखकर सोचता है इसके दाव मार्क्स स्ट्रांग नहीं, ये बस बैटल एक्सपीरियंस पे चल रहा है। फिर लाउडली चिल्लाता है इस बार हम जीतेंगे चलो। और हैरी मैन को इमोर्टल हाई मोरल के साथ सब रेडी हो जाते हैं लड़ाई के लिए फॉलिंग स्टार हाउंड के साथ। जर्नी स्टार्ट होती है। फेंगयुआन पीछे रहता है ताकि हेरीमैन गुइमोटल के साथ क्लैश ना हो। थोड़ी देर में फेंगयुआन का टारगेट दिख जाता है। फेंगयुआन सरप्राइज़्ड होते हुए कहता है ये एक हॉल मतलब फॉलिंग स्टार हाउंड है, अभी तक मैच्योर भी नहीं हुआ, ये तो छोटा ही है। हेरीमैन गुइमोटल सीधा उसकी तरफ चार्ज करते हैं। 12th ईयर चिल्लाते हुए कहता है डॉग, आज तुझे हम पक्का हराएँगे। फॉलिंग स्टार हाउंड ज़ोर से हाउल करता है, लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है। एक ही मूव में हेरीमैन बिखर जाते हैं। 12th ईयर चिल्लाते हुए कहता है एंग्री होते हुए बीस्ट, स्नीक अटैक करेगा तू, आ 300 राउंड लड़ते हैं। ये कहकर वो दोनों भाई हाथ क्लैप करता है और अचानक से ब्लू लाइट से स्काई में एक लेक बन जाती है। उस लेक से 3 डेसोलेट बीस्ट निकलते हैं। एक चेस्टनट याक था, एक गोल्डन व्हाइट टाइगर था और तीसरा डायमंड बियर था। ये 3 बीस्ट सीधा फॉलिंग स्टार हाउंड से टकरा जाते हैं। जायंट ग्रास इतनी बड़ी थी कि हाउंड और बियर दोनों ही छोटे लग रहे थे। 12th ईयर बीस्ट कंट्रोल करता है, फॉलिंग स्टार हाउंड का ध्यान खींचता है। बाकी हेरीमैन जायंट ग्रास के पीछे से डिस्टेंस बना के अटैक कर रहे थे। फेंगयुआन दूर से ही सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसे क्लियरली दिख रहा था कि बैटलफील्ड इंटेंस हो चुका है। हेरीमैन काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, पहले से ज़्यादा स्किल्ड और कोऑर्डिनेटेड हो गए हैं। आपस में मिलजुल के फाइट कर रहे हैं। स्टार हाउंड मैच्योर नहीं था, बट फिर भी वो मतलब फाइट कर पा रहा था, इवनली फाइट कर रहा था, टक्कर दे रहा था। फेंगयुआन हल्की स्माइल के साथ स्काई की तरफ देखता है, कहता है अंदर से मैं यहाँ हूँ, हेवेंसविल, इस बार तू मुझे कैसे रोकेगा, देखता हूँ। बूम आवाज़ आती है। फॉलिंग स्टार हाउंड सीधा डायमंड बियर से टकराता है। बियर पीछे हटता है बट सॉलिड बॉडी की वजह से स्ट्राइक मतलब एकदम स्टिल खड़ा था और स्ट्राइक तगड़ा था। हाउंड का भी सर थोड़ा बहुत घूम रहा था। इस वक्त ग्रास के अंदर 5 से 6 मूव सीधा हाउंड पे लगते हैं। उसका जो फ्लैश था यानी खाल-वाल थी स्किन वो कट जाती है और बस हल्का सा इंजर्ड होता है लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हाउंड को। फेंगयुआन कोल्डली कहता है हाँ, अब ये बियर मैन इमॉर्टल किलर मूव यूज़ करना सीख गए हैं, लेकिन मोस्टली रैंक 6 लेवल के ही हैं। 12th ईयर डिटरमाइंड होते हुए कहता है मैं फेल नहीं हो सकता वरना फेंगयुआन मुझे जोक समझेगा। उसके 3 बीस्ट जैसे डायमंड बियर टैंक था, गोल्डन व्हाइट टाइगर असिस्ट के लिए था और चेस्टनट याक साइड से इंटरफेरेंस के लिए था। फुल बैटल मोड में आ गए और अटैक करने लगे। फेंगयुआन एक तरीके से एनालाइज़ करते हुए कहता है सिर्फ 3 डेसोलेट बीस्ट, चॉइस गलत की है। एक फ्लाइंग बीस्ट होता तो हाउंड डिस्ट्रैक्ट भी होता लेकिन इसमें नहीं है। गलती हो जाती है। डायमंड बियर ने गैप छोड़ दिया था। 12th ईयर फ्यूरियस हो गया, कहता है डैम इट। वो चेस्टनट याक को भेजता है बट हाउंड उसे उड़ा देता है। सीधा ग्रास में घुसाकर हेरी मैन पे अटैक कर देता है। एक इमॉर्टल घबरा के चिल्लाता है क्विक, वो मूव यूज़ कर रो। अगले मोमेंट ही वो ब्लिंक होके और हेरी मैन के पास आ जाते हैं। बचाने वाला 6th ईयर यहाँ पे था। 6th ईयर एकदम शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है रिलैक्स कर यार, रिलैक्स कर। तेरी तरफ भले बीस्ट आ रहा था, मैंने तेरे को बचा लिया। आउटसाइडर यहाँ है, अपने सेट की बेइज्जती मत करा। आउटसाइडर ये फेंगयुआन को कह रहा है ना इसलिए। फेंगयुआन की आँखों में किलिंग इंटेंट चमकता है। एक दिन इसे ज़रूर मारूँगा मैं। तो फेंगयुआन ने भी सुन लिया तो कह दिया उसने भी। बैटल चलता रहा। बीस्ट वापस हाउंड को रोक लेते हैं। हेरीमैन अपने टेलीपोर्ट टाइप किलर मूव से एक दूसरे को मतलब बचा रहे थे। फेंगयुआन ऑब्जर्व करते हुए कहता है ये किलर मूव इंटरेस्टिंग है। इसमें दिक्कतें तो कम है लेकिन अगर मैं होता तो इन्हें ईज़िली मार देता। बस फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल को काफ़ी होता। 12th ईयर और एक्साइटेड हो जाता है। उसकी आँखों में विक्ट्री का ग्लो था। 12th ईयर कहता है इस बार मैं पक्का हाउंड को हरा दूँगा।
12th हेयर और 7 से 8 हेरी मैन इमॉर्टल प्लस 3 से ज़्यादा डेसोलेट बीस्ट मिलके एक मतलब एक इन्फेंट फॉलिंग स्टार हाउंड को गिरा देते हैं। 12th हेयर अपने माइंड में कहता है, फेंगयुआन देखा? देखा तेरे बिना भी हम जीत सकते हैं, देखा? बैटल धीरे-धीरे हेरी मैन के फेवर में जा रही थी। सबको लगने लगा कि विक्ट्री उनके पास ही हो गई। एक हेरी मैन चिल्लाते हुए कहता है, किल दिस डॉग। दूसरा कहता है, स्किन लटक रहा है, इसको मारो, मारो इसको, स्किन फाड़ डालो, इसको नोच दो। तीसरा कहता है, फेंगयुआन तू चाहे या ना चाहे, लांग या सेक्ट हेरी मैन का ही होगा, देखा ये देख। और ऐसे सब चिल्ला रहे थे, फेंगयुआन को ही दिखा-दिखा के सब कर रहे थे। फेंगयुआन बस एकदम भाई स्माइल दे रहा था, वो कुछ नहीं करा, बस स्माइल दे रहा, जैसे कुछ सुना ही नहीं। ये देख के हेरी मैन थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। तभी बैटलफील्ड पे सडन ट्विस्ट आता है, एक ईगल हाउंड हो जाता है, मतलब हाउंड आ जाता है, ईगल हाउंड। एक क्लो से डायमंड बियर को गिरा देता है और अपने पंजे से चेस्टनट याक का मतलब भाई उसको तो आधा कर देता है और एक फ्लैप से गोल्डन व्हाइट टाइगर को एकदम उड़ा देता है। फ्लैप मतलब अपने पंखों से एक झटका मारना और हवा का झोंका और उड़ गया वो। फॉलिंग स्टार हाउंड को मतलब बचा लेता है एक तरीके से। हैरी मैन शॉक्ड हो जाता है, कहता है ये कहाँ से आ गया? और तुरंत और भी कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 ईगल हाउंड्स और आते हैं ग्राउंड से और 3 स्काई में फुल एक तरीके से सर्कल बना लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं। 12th ईयर एकदम भाई स्टंट रह जाता है, कहता है अभी जीत की फीलिंग आ रही थी मुझे, ये कैसी हेल जैसी सिचुएशन हो गई। फेंगयुआन शांत अपने माइंड में कहता ओह! हेवेंसविल का एम्बुश इम्प्रेसिव है। मतलब ये फेंगयुआन के लिए था लेकिन क्या बोले, ये लोग यहाँ पे आ गए तो अब ये लोग फँस जाएँगे। अब हुआ बड़ा सिंपल काम है, यहाँ पे एक डॉग वाला फॉलिंग स्टार हाउंड था, कुत्ते वाला। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे 5 और उड़ने वाले फॉलिंग स्टार हाउंड आ गए। डॉग वाले ने ईगल फॉलिंग स्टार हाउंड, जिसमें से 3 नीचे थे, 2 आसमान में थे। तो यहाँ पे टोटल 6 बीस्ट हैं। 1 तो घायल है तो 5 ही मान के चलो। तो देखते हैं अब क्या होगा। वैसे तो हेवेंसविल की करतूत है ये। पर साइलेंस टूटते ही फेंगयुआन आगे कहता है 12th ईयर लगता है तुम अब फेल हो गए हो। एग्रीमेंट के हिसाब से अब मेरी बारी है। 12th ईयर एकदम फ्यूरियस हो जाता है, कहता है आर यू मैड? आँखें खोल सिचुएशन देख। फेंगयुआन के लिप्स कर्ल होते हैं, पैम आवाज़ आती है, स्ट्रेंथ पाथ का जायंट हैंड गिरता है, एक ईगल हाउंड वहीं पे धरती पे भाई मीट पेस्ट बन जाता है और एकदम डस्ट क्लाउड उठता है। फेंगयुआन इनसाइड स्मोक के कहता है ठीक है, ये प्रेज़ेंट एक्सेप्ट करता हूँ, तुम बस दूर रहो और डिस्टर्ब मत करना और देखो अब। और जब से बैटलफील्ड में नए बीस्ट की एंट्री होती है, ईगल हाउंड्स और वुल्फ का बॉडी, ईगल का हेड प्लस विंग और सबके अलग-अलग पावर, अलग-अलग लेवल के, तो सब हिल जाते हैं ना क्योंकि सीन बड़ा लगता है। क्योंकि ये जो ईगल हाउंड्स थे वुल्फ की बॉडी है, इनकी ईगल का सर है, विंग्स भी हैं तो समझ जाओ। फेंगयुआन तुरंत समझ जाता है, अपने माइंड में कहता है 2 एशिएंट ईगल हाउंड्स हैं, बाकी सब डेसोलेट लेवल के हैं, इनके पास इमॉर्टल वो भी नहीं है, परफेक्ट चीज़ है ये तो। हैरी मैन शॉक्ड थे, सब जायंट हैंड पहले ही एक स्ट्राइक मतलब जायंट हैंड का पहले स्ट्राइक में ही सब अनकॉन्शियस हो रहे थे, एकदम बेहोश हो रहे थे। 12th ईयर सोचते हुए कहता है स्ट्रॉन्ग है, पर इतने सारे हाउंड्स हैं, एक बंदा क्या करेगा? पीछे हटना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन उसके अगले ही सेकंड फेंगयुआन ने फिर से मूव करा, वूश आवाज़ आई, स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू से इंस्टेंट स्पीड बूस्ट हुई और सबको सिर्फ एक आफ्टर इमेज दिखी फेंगयुआन की गायब होते हुए। हैरी मैन कहता है इतनी स्पीड, इतनी स्पीड, इतनी स्पीड। 6th हेयर एकदम भाई दाँतों को दबा लिया, कहता है स्वॉर्ड एस्केप गू है, बो क्विंग का गू है उसके पास। अब फेंगयुआन सीधा एक एशिएंट ईगल हाउंड के सामने लैंड होता है। बीस्ट चिल्लाता है रेज में। फेंगयुआन एकदम उसके ऊपर आता है और कहता है बीस्ट मर जा और बूम आवाज़ आती है। एक जायंट हैंड आसमान से गिरता है, ईगल हाउंड को दबा देता है। बीस्ट स्ट्रगल करता है लेकिन बार-बार फेंगयुआन जायंट हैंड से मतलब उसको कंडेंसर एकदम दबाते जाता है, एकदम हेड तक एकदम झुका देता है, ज़मीन पे टच करवा देता है। हैरी मैन की आँखें एकदम फटी की फटी रहती है। एक एशिएंट ईगल हाउंड को फेंगयुआन ने लिटरली मिट्टी में दबा दिया था, गाड़ दिया था और ब्लड सॉइल की एकदम होता है ना ब्लड सॉइल, एकदम लाल उसका मुँह हो चुका था। सॉइल मट्टी-वट्टी सब हाउंड के मुँह पे लग गई थी ना इसलिए। दूसरे ईगल हाउंड्स भी एकदम स्टन्ड रह गए थे देख के। कुछ सेकंड के लिए बैटलफील्ड पे टोटल साइलेंस छा गया था जब ये सीन हुआ। फिर फेंगयुआन आसमान की तरफ देखता है, वहाँ दूसरा एशिएंट ईगल हाउंड उड़ रहा था। फेंगयुआन कोल्ड टोन में कहता अब तेरी बारी है और बिना रुके ऊपर चार्ज करता है। स्काई ईगल हाउंड एकदम भाई हिल जाता है, जैसे एकदम छोटे मतलब होता है ना स्पैरोज़ भागने लग जाती है, कोई खतरे का एहसास होता है, एकदम चालाकी दिखाते हैं तो भागने नहीं लग जाता है, वैसे थोड़ा-सा रिएक्ट करने की कोशिश करता है। 12th ईयर कहता है, "अबे! ये क्या है? ये मैं ड्रीम देख रहा हूँ क्या? इतनी फास्ट दोबारा उसके पास भी चला गया और वो बीस्ट भी इससे डर रहा है। एक एशियन बीस्ट को इसने इतनी आसानी से कुचल दिया और दूसरे के पास अटैक करने जा रहा है।" ईगल हाउंड स्पीड में अनमैच्ड थे, चाहे डेसोलेट हो या एशिएंट। फेंगयुआन एक एशिएंट ईगल हाउंड को एकदम स्टेयर करके देख रहा था, उसके पास ही आ गया तो ये देख के भी हिल ही जाएँगे ना लोग। ऊपर से ईगल हाउंड खुद भी हिल रहा था। फेंगयुआन एकदम मम्बल करते हुए कहता है, "देखा? देखा?
अब देखना तू ना बचेगा नहीं। बचेगा भी या नहीं बचेगा? वैसे तो बचेगा नहीं। वूश आवाज़ आई, एक स्वॉर्ड एस्केप से दोबारा से फेंग युआन उसके एकदम पीछे अपीयर हुआ। उसने यूज़ करा मैरिड सेल्फ, फर्स्ट स्टाइल, जायंट हैंड, बूम आवाज़ आई, एशियंट ईगल हाउंड हवा से ज़मीन पे नीचे आ गया। स्वॉर्ड एस्केप प्लस जायंट हैंड का कॉम्बो डेडली मूव था, क्योंकि स्वॉर्ड एस्केप से तुम डायरेक्ट उसके पास पहुँच जाओगे और क्लोज़ रेंज में सबसे बेहतरीन फेंग युआन का अटैक जायंट हैंड है। क्योंकि जायंट हैंड की एक ही कमज़ोरी है कि लॉन्ग रेंज में बंदा बच के निकल जाता है, क्योंकि स्पीड स्लो होती है जायंट हैंड की। लेकिन अगर क्लोज़ रेंज में मारे तो कहाँ से भागेगा? नॉर्मली जायंट हैंड स्लो है, बट क्या करे, स्पीड की जो वीकनेस थी उसको कवर कर लिया। जैसे ही वो चेस करने जाता है, उसकी आइज़ में एक फ्यूचर विज़न फ्लैश होता है। सीन था, एक थर्ड एशिएंट हाउंड सडनली एम्बुश करता है फेंग युआन पर। अपने क्लॉ से एकदम भाई गिराने की कोशिश करता है। उसका बॉडी टूट जाता है और ब्लड एकदम फैल जाता है। ये सब सिर्फ़ एक ग्लिम्प्स था। फेंग युआन का किलर मूव 3 ब्रेथ फ्यूचर विज़न इसका रिज़ल्ट था। यानी ये जो सीन हमने देखा ना कि एक एशियन ईगल आया, डायरेक्ट अटैक करा फेंग युआन पे, क्लॉ से गिरा दिया फेंग युआन को, उसका बॉडी से मतलब टूट गया और ब्लड निकला। तो ये फ्यूचर विज़न का एक ऐसा होने वाला है। लेकिन रिज़ल्ट क्या हुआ? एम्बुश था, फेंग युआन समझ गया कि हेवेंस फ़ील का प्लान हो सकता है और सिंपल तो नहीं होगा, इसलिए वो भी तैयार था। तुरंत ही उसने अपना मूव बदल दिया, जो वो पहले यूज़ करने जा रहा था स्वॉर्ड एस्केप, उसकी जगह उसने यूज़ करा स्वॉर्ड मार्क टारगेटिंग डेथ। स्वॉर्ड लाइट एक हिडन स्पॉट पे शूट करा। डिंग आवाज़ आई, वहाँ से थर्ड एशियन ईगल हाउंड जो मतलब छुपा हुआ था, अटैक करने वाला था, जो फ्यूचर में फेंग युआन ने देखा था कि ऐसा हो सकता है। उससे पहले फेंग युआन ने उस पे अटैक कर दिया छुपे हुए बीस्ट पर। हेरी मैन शॉक्ड हो गए। कहते ये तीसरा एशियन ईगल हाउंड यहाँ पे था क्या? दूसरा बंदा कहता है अगर ये हम पर ऐसा करता तो हम तो बच ही नहीं पाते। तीसरा कहता है फेंग युआन ने इसे सेंस कैसे कर लिया? उसे कैसे पता चला कि यहाँ पे तीसरा वाला कुछ ऐसा करेगा? फेंग युआन की आईब्रोज उठ जाती हैं। वो कहता है कोल्ड टोन में, हाँ, स्वॉर्ड मार्क रोक लिया तूने, बहुत बढ़िया। मतलब इसके पास वाइल्ड इमॉर्टल गू ज़रूर है। ये जो तीसरा वाला एशियंट हाउंड था ना, वैसे तो इनके पास वाइल्ड इमॉर्टल गू नहीं थे, लेकिन ये जो छुपा वाला था इसके पास है। तो फेंग युआन समझ गया। फेंग युआन ने तुरंत समझा, स्वॉर्ड मार्क ब्लॉक कर लिया, मतलब इसके पास ये जो थर्ड वाला बंदा है इसके पास इमॉर्टल गू है। इस बार वो पूरा कॉन्फिडेंट था, मेरे पास हाई फैन का इनहेरिटेंस है। अब मैं इन सब ईगल हाउंड्स को कैप्चर करूँगा और इनका इमॉर्टल गू भी मेरा होगा। फेंग युआन क्लैप करता है ऑलमोस्ट, मतलब अपना यूज़ करता है क्लैप करते हुए अपना स्किल मैरिड सेल्फ। स्काई भर जाता है उसके स्ट्रेंथ पाथ के क्लोन से। हेरी मैन शॉक्ड हो जाता है, कहता है ये क्या है? दूसरा कहता है सिक्स्थ ईयर, शांत हो जाओ। अभी पता चलता है कि ओल्ड न्यूज़ मिली थी, लेकिन वेट, फेंग युआन गायब हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ना उसे बताने जा रहा था कि फेंग युआन के पास ये अटैक है। शायद सुना होगा कभी ना कभी। लेकिन उससे पहले फेंग युआन को कुछ बोलता है वो, उससे पहले उसने देखा फेंग युआन गायब। एक्चुअली फेंग युआन अपने क्लोन आर्मी में ही हाइड हो गया था, वो खुद भी एक पैंथम बन गया था। जैसे उसने कैलेमिटी में फेस नहीं करा था, उस टाइम पे भी वो पैंथम बन गया था ताकि हेवेंस फ़ील से बच सके, यूज़ करा था, ऐसे ही इस बार भी करा। और फिर एक साथ जितने भी पैंथम से सारे चार्ज कर गए, थर्ड ईगल हाउंड पर अटैक करा। ईगल हाउंड के विंग्स से एक डार्क शैडो शील्ड निकालते हैं, स्पीड और बढ़ जाती है उसकी और वो रिट्रीट करने लगता है, पीछे भागने लगता है। फेंग युआन की आइज़ में एकदम जल मतलब बर्निंग थी। वो कहता है एक और इमॉर्टल गो है क्या तेरे पास? अच्छा है, ये भी वैल्यूएबल होगा, क्योंकि इस बार डिफेंस और स्पीड के लिए भी था ना, इसलिए समझ गया था। वो बार-बार आर्मी से ट्रैप कर रहा था, लेकिन ईगल हाउंड हर बार डॉज कर रहा था। हेरी मैन कन्फ्यूज़ थे। 12th ईयर कहता है इतनी स्पीड के साथ फेंग युआन के क्लोन्स कैसे पकड़ेंगे उसको? 6th ईयर स्माइल करते हुए कहता है वेट, वो कैप्चर कर लेगा, बस देखते रहो। फाइनली मैरिड सेल्फ आर्मी ने ईगल हाउंड को फ्रंट पे और बैक से, फिर ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से सराउंड कर लिया। हेरी मैन चीयर करने लग गए, सराउंड हो गया, सराउंड हो गया और सराउंड हो गया। लेकिन ईगल हाउंड रेज में था। उसने अपने जो पंख थे उनको एकदम फैलाया और एकदम इधर से उधर एकदम अटैक भी करा और फ्लैप भी मारे। बहुत सारे क्लोन ने एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो गए। तभी फेंग युआन का असली बॉडी एकदम से क्लोज आ जाता है और अपना वही खतरनाक मूव यूज़ करता है, स्वॉर्ड पाथ किलर मूव, डार्क असैसिनेशन। साइलेंट स्ट्राइक की आवाज़ आती है, ईगल हाउंड के गले में एक बड़ा-सा ब्लडी होल बन जाता है और हेरी मैन शॉक्ड कि ले भाई हो गया काम, कर दिया इसने तो। लेकिन तुरंत ही हाउंड हील हो जाता है, फेदर्स वापस ग्रो हो जाते हैं। ईगल हाउंड का जो बर्ज़र्क मोड था वो ऑन हो जाता है, पूरा बॉडी डार्क शैडोज़ में कवर हो जाता है, स्पीड मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। तभी क्रैश क्रैश आवाज़ आती है, क्लोन्स मास डिस्ट्रक्शन में फटने लग जाते हैं। फेंग युआन का असली बॉडी भी हिट होके उधर उड़ता है और ब्लड स्टेन्ड रॉब उसे बचा लेता है, लेकिन डैमेज लग गया था। हेरी मैन पैनिक में कहता है, "बे ये क्या हुआ?" 12th ईयर कहता है, "इतने सारे गुवॉर्म के ऑराज़, ये कैसे पॉसिबल है? ये जो वर्ल्ड वाला मतलब ये जो खतरनाक वाला था, थर्ड वाला, इसके पास वाइल्ड इमॉर्टल गू थे, 2 थे, फेंग युआन ने पता कर लिया था ये ईगल वाले के पास। लेकिन अब पता चल रहा है कि इसके पास सिर्फ़ 2 नहीं है, शायद हीलिंग के लिए भी कोई इमॉर्टल गू है, अटैक के लिए भी इमॉर्टल गू, इस मतलब इसके पास हर एस्पेक्ट में इमॉर्टल गू है शायद, बहुत सारे इमॉर्टल गू हैं। तो इन लोगों को भी ऑरा फ़ील हो गया। 6th ईयर एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है, "इम्पॉसिबल! ये ईगल हाउंड अभी-अभी एक इमॉर्टल किलर मूव यूज़ करा ना इसने, अटैक वाला।" फेंग युआन उठता है, साइड में घूम गया, लेकिन इम्पैक्ट से पीछे भी उड़ा था।
उसने ईगल हाउंड को देखा और शॉक भी हुआ। फेंगयुआन कहता सो दैट्स व्हाई ये नॉर्मल बीस्ट नहीं है, ये ओरिजिनली एक गू इमॉर्टल था जो ईगल हाउंड में ट्रांसफॉर्म होके फंस गया, इसलिए वो इतना स्मार्ट था और इमॉर्टल किलर मूव भी यूज कर पा रहा था। तो अब पता चला कि ये कौन है भाई, असल में एक बंदा है यार जो ईगल में ट्रांसफॉर्म होके फंस गया है। तो खतरनाक ही है, इसलिए वो इतना स्मार्ट और इमॉर्टल किलर मूव यूज कर पा रहा था। नॉर्मल ईगल हाउंड कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। बैटल स्टेलमेट हो गई। फेंगयुआन के मैरिड सेल्फ क्लोन बार-बार गिर रहे थे, लेकिन उनकी क्वांटिटी इनफिनाइट थी। ईगल हाउंड एक-एक करके नीचे मतलब सबको गिरा रहा था, क्रैश भी हो रहा था। हेरीमैन एज पे खड़े होकर सब शॉक्ड थे और चिल्ला रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? बंदा कहता है कि फेंगयुआन अपर हैंड में है लग रहा है। दूसरा कहता है एल्डर फेंगयुआन इतने पावरफुल कैसे हैं? मतलब अब उन्हें पता ही नहीं चला था, सब उसे एल्डर बुलाने लग गए थे। उन्हें पता नहीं चला कब उसे वो एल्डर कहने लगे। होता है ना जब तुम इज़्ज़त इतनी करने लग जाओ और पता ही नहीं चले कब तुम उसे सर कह दो, एल्डर कह दो, पता चले नहीं पता चल रहा ना इनको, एकदम डर गए, रिस्पेक्ट आ गई ना, एडमायर करने लग गया, तभी एल्डर अपने आप ही मुँह से निकल गया। 12th ईयर अंदर से सबसे ज़्यादा ब्रोकन फ़ील कर रहा था। फेंगयुआन शांत था, ये फाइट अब लंबी हो रही थी। अब टैक्टिक्स चेंज करने का वक़्त था। वो अटैक बंद करके साइड में रिट्रीट होता है और फोकस गैदर करता है एक डेंजरस मूव के लिए। पहले रैंक 7 ईयर को एक्टिवेट करता है, फिर एक के बाद एक मॉर्टल गू सपोर्ट के लिए एक्टिवेट करता है। सडनली स्काई में रिवर ऑफ टाइम का पैंथम दिखने लगता है। वेव के बीच में एक ह्यूज बीस्टली शैडो जंप करके बाहर आता है। फेंगयुआन यूज करता है इमॉर्टल किलर मूव ईयर बीस्ट समनिंग और बैटलफील्ड पे उसका उतरता है खतरनाक बीस्ट जो कि एशियंट ईयर बीस्ट था, समन हो जाता है। और ये सब देख के जितने भी इमॉर्टल्स थे सब शॉक्ड हो गए। बंदे कहते हैं ये क्या है बे? कितना बड़ा चिकन बीस्ट है ये तो। फेंगयुआन अंदर ही अंदर कहता है हाई फैन की इनहेरिटेंस में लिखा था 12 अलग फॉर्म होते हैं ईयर बीस्ट के और मुझे चिकन ईयर बीस्ट मिला है। काफ़ी लकी हैं। चिकन ईयर बीस्ट एकदम हिल जैसा बड़ा था। विंग्स फैलाते हुए ज़मीन पर बड़ा-सा शैडो उसका गिरता है। ब्राइट फेदर थे, ब्लेड जैसे उसके क्लॉज़ थे। बीस्ट ने बैटलफील्ड स्कैन करा, सीधा फेंगयुआन पे फोकस करा। उससे ईयर गू की स्मेल मिल गई थी। फेंगयुआन हँसता हुआ कहता है, "ये तेरे लिए है।" उसने बहुत सारे मॉर्टल ईयरगू भेजे। चिकन बीस्ट ने खुशी से सब कुछ इन्हेल कर लिया, एकदम समा खाए नहीं, समा ही गया अंदर। ड्रैगन जैसे एकदम ग्लप कर गया। फेंगयुआन ने कहा, "उसे मारो, और ज़्यादा मिल जाएगा।" टारगेट उसने फाइंड कर लिया। अब टारगेट क्या था? एशिएंट ईगल हाउंड, जो उसके सामने था ईयर बीस्ट के। चिकन बीस्ट ने तेज से उसकी तरफ घूमा। ईगल हाउंड का पूरा बॉडी एकदम गूज़बम्प में आ गया। क्लॉस निकल के रेडी था। फाइट स्टार्ट हुई। चिकन बीस्ट वर्सेस ईगल हाउंड। कोलाइड लगा, मतलब ये खतरनाक आपस में भिड़ गए, क्लैश हुआ। चिकन बीस्ट पीछे 70 से 80 स्टेप आगे बढ़ा। ईगल हाउंड एक तरीके से उड़ गया। चिकन बीस्ट चिल्लाया और चेस करा। ईगल हाउंड स्मार्ट था, अब सीधे फाइट नहीं कर सकता था, डॉज करने लगा था। फेंगयुआन ऑब्जर्व करता रहा। चिकन बीस्ट स्ट्रांग है, पर इमॉर्टल गू नहीं है उसके पास। मतलब इमॉर्टल गू वैसा नहीं है कि इससे लड़ पाए। अगर ईगल हाउंड इमॉर्टल गू यूज़ करे तो दिक्कत होगी। अब यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। हमें पता है देखो जो ईगल बीस्ट है ना, ईगल बीस्ट के पास इमॉर्टल गू है, लेकिन उसके पास ऐसा वाला गू नहीं है जिससे वो इसको हरा दे, मतलब चिकन बीस्ट को हरा दे। मतलब उसके खिलाफ होता है ना फ़ायदेमंद, तुमने देखा नहीं है क्या पोकेमॉन में जैसा होता है कि फायर के खिलाफ वाटर यूज़ करना, वाटर के खिलाफ ये है। वैसे इमॉर्टल गू का भी फ़र्क नहीं पड़ता। इमॉर्टल गू का जो यूज़र होता है उस पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये यूज़र लोग इनमें से एक बीस्ट है और दूसरा बीस्ट तो दिख रहा है, ईगल बीस्ट तो दिख रहा है ईगल, लेकिन वो बीस्ट नहीं है। असल में वो एक ह्यूमन था, ट्रांसफ़ॉर्म होके फँस गया, इसलिए तुम आधा ह्यूमन आधा बीस्ट तो मान ही सकते हो उसको, इसलिए कुछ तो ह्यूमन वाली समझ है। उसके पास इमॉर्टल गू है, उसके पास यही एडवांटेज है उसका बस। और जो चिकन बीस्ट है उसके पास इमॉर्टल गू नहीं है, बस यही उसका डिसएडवांटेज है। लेकिन उसका कंट्रोलर, चिकन बीस्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है? फेंगयुआन। तो देखते हैं आगे क्या होगा। फेंगयुआन सोचता है हाई फैन ने वार्निंग दी थी, ईयर बीस्ट स्लेव नहीं होता, कभी भी लड़ाई छोड़ भी सकता है और ज़्यादा ईयर गू मांगता है, टाइम कम है। इसलिए फेंगयुआन डायरेक्ट बीस्ट के साथ अटैक नहीं करता। उसने अपना रियल बॉडी हिडन रखा और ईगल हाउंड्स पे चुपके से स्ट्राइक करा। एक्शन देखते हैं। स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड समन होता है। एक ईगल हाउंड को जोर से पटक दिया जाता है और वो फेंट। दूसरा जायंट हैंड ने पीछे से एक को ग्रैब करा और सेफ रखा। फेंगयुआन यहाँ पे डिसअपीयर होता है, नेक्स्ट जगह पे दोबारा से अपीयर होता है। ईगल हाउंड को दोबारा से फेंट कर देता है, एक के बाद एक मार के। एक के बाद एक मल्टीपल ईगल हाउंड जो बचे हुए थे बाकी बैटलफील्ड पे जो थे, ये वाले को छोड़कर, ये वाले के पीछे तो चिकन बीस्ट लगा हुआ था, बाकी वालों को फेंगयुआन निपटा रहा था। हेरीमैन गुइमोटो शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं फेंगयुआन ये तो उन्हें जिंदा कैप्चर करने की कोशिश में है, उसने 2 को तो सुला दिया है। दूसरा बंदा कहता है वाह, बड़ा हिम्मत वाला आदमी है भाई ये। इतना बड़ा मतलब इतने बड़े-बड़े बीस्ट को वो अपने हाथों से मार के सुला दे रहा है, कैप्चर कर रहा है, बड़ी बात है। एशिएंट ईगल हाउंड से चिल्ला रहे थे वहाँ पे। चिकन बीस्ट उसको बिज़ी रख रहा था एशिएंट वाले को, बाकी डेसोलेट वाले को फेंगयुआन तो निपटा रहा था और चिकन बीस्ट भी इंजर हो गया था। लग रहा था कि वो पीछे हट जाएगा, ऐसा लग रहा था। फेंगयुआन अंदर ही अंदर कहता है ये किलर मूव सिर्फ़
एक तरीके से फेवरेबल बैटल में बेस्ट रहता है। लाइफ एंड डेथ बैटल में इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वो तो छोड़ के ही चला जाएगा अपने यूज़र को, क्योंकि कंट्रोल में फेंग युआन बस उसे ट्रीट दे के रखता है, यानी ईयर गू दूँगा जाके उससे लड़। और अगर मान लो ईयर गू वो दे रहा है लेकिन अगर उसे लगा चिकन बीस्ट को कि वो तो मर जाएगा, तो ईयर गू किस काम का अगर मर ही गया। इसलिए फिर वो मतलब रहता है उसका कि नहीं भाई हट जाओ, भाग जाओ, यहाँ से हटो, तो वो निकल भी सकता है। लेकिन तब तक उसने 8 ईगल हाउंड्स को जो आस-पास थे उनको बेहोश कर दिया था, बाकी के मार दिए थे। एंड सीन में फेंग युआन ऊपर उड़ता है, चिकन ईयर बीस्ट के साथ मिलकर अब सीधा फाइट करता है एशियंट ईगल हाउंड को और उसके ऊपर थोड़ा-सा दबाव डालने लग जाता है। बाकी बैटलफील्ड तो फेंग युआन ने पहले ही सँभाल ली। कई राउंड की फाइट के बाद रिजल्ट खराब था। फेंग युआन ने चिकन ईयर बीस्ट को बोला, पीछे हट जा, अनकॉन्शियस ईगल हाउंड को गार्ड कर। बीस्ट ने सीधा रिट्रीट करा और फेंग युआन की तरफ मतलब वो खोल दिया अपना पंजा। फेंग युआन समझ गया कि उसने ईयर गू भेज दिए हैं। बीस्ट ने खाया और नीचे जाके गार्ड करने लग गया। अब फाइनल रीस्टार्ट देखते हैं, मतलब दोबारा से फाइट दोबारा चालू होती है। इस बार फेंग युआन वर्सेस ईगल हाउंड दोबारा से हो रहा था। इस बार की सिचुएशन डिफरेंट थी। ईगल हाउंड अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए हर तरफ से चार्ज कर रहा था। फेंग युआन चिल मोड में था। कहता है क्या बेइज्जती है, एक वो इमॉर्टल बीस्ट बन के ये हाल हो गया उसका। ईगल हाउंड फास्ट उड़ता है, कभी-कभी इमॉर्टल वो एक्टिवेट करके बच जाता है। फेंग युआन ने टैक्टिक्स चेंज करी, जायंट हैंड रिस्की था, इसलिए स्वॉर्ड पाथ से दूर से अटैक कर रहा था, पर ईगल हाउंड का डिफेंस ओवर पावर निकला। लगता है वो जिंदा था तो अपनी डिफेंस को स्पेशली स्ट्रांग बनाया होगा जब वो जिंदा हुआ कर रहा होगा। फाइट लंबी चली पर कोई भी अपर हैंड नहीं ले पा रहा था। चिकन बीस्ट अपना वही गार्ड करने में लगा हुआ था जो नीचे अनकॉन्शियस वाली लाशें पड़ी हुई, लाशें तो नहीं कह सकते, मतलब बेहोश पड़े हुए बीस्ट थे जो डेसोलेट लेवल के ईगल हाउंड थे, उनको गार्ड करने में। और ये जो एशियन लेवल का था जो फेंग युआन से लड़ रहा था वो बचाने के चक्कर में था। लेकिन फेंग युआन सामने है तो देखेंगे क्या होगा। फेंग युआन आगे सोचता है, जायंट हैंड स्लो है, स्वॉर्ड पाथ हिट करता है पर वीक है, पॉइजन वेस्ट रहेगा। ईगल हाउंड से पॉइजन के मतलब उन पे असर नहीं करता, बस एक तरीके से थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं। या तो उसकी इंजरीज ज़्यादा हो जाए तब पॉइजन यूज़ करा जाए, या तो उसका इमोर्टल एसेंस खत्म हो जाए तब यूज़ करा जाए। हैरी मैन को इमोर्टल शॉक्ड रह के देख रहे थे कि फेंग युआन की स्ट्रेंथ कितनी खतरनाक है। सिक्स्थ हेयर भी एकदम एकदम शॉक था। वो कहते इतना फास्ट कैसे ग्रो कर गया भाई ये? ईयर बीस्ट समन भी कर रहा है, ये शॉर्ट टाइम में कैसे पॉसिबल है? ट्विस्ट पता चलता है, ईगल हाउंड ने एकदम से पीछे हटने का स्टार्ट कर दिया। फेंग युआन कहता ओह! अब तू भागना चाहता है ऐसे ही? उसने स्वॉर्ड एस्केप से चेज़ करा पर डिस्टेंस मतलब इतना नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो ईगल हाउंड है वो स्पीड में जाते हैं ना इसलिए। फेंग युआन ने इमोर्टल किलर मूव फुल लक वार वाइल्ड विंड यूज़ करा, वो टॉर्नेडो वाला अटैक, लक टॉर्नेडो मैं कह देता हूँ इसको। सक्सेस भी मिला, ईगल हाउंड वापस खींच लिया गया क्योंकि ये सेक्शन फोर्स करता था, यानी एक टॉर्नेडो आएगा, कोई सामने भाग रहा होगा तो उसको सेक्शन फोर्स से ना एकदम खींच लेगा अपने पास, या तो स्पीड स्लो हो गई या तो भाग नहीं पाएगा स्पीड में। कुछ राउंड के अंदर ईगल हाउंड फिर से भागा, फेंग युआन ने दोबारा से चेस करा, फिर लक वाला यूज़ करा और लक टॉर्नेडो टाइप का फिर से उसे खींच लिया। तीसरी बार ईगल हाउंड ने और ज़्यादा फोर्स से भागने का ट्राई करा, फेंग युआन ने फिर से लक वाला दोबारा यूज़ करा, लेकिन इस बार लक वाला यूज़ नहीं हो पाया। उसने ब्लड मुँह से थूका, खुद को सँभाला, तब तक ईगल हाउंड एकदम से होराइज़न को क्रॉस कर चुका था। फेंग युआन एकदम हेल्पलेस था, वो रुक गया। आसमान का व्हील एक तरीके से एक्टिव था, ताइक्विड डेंजरस लग रहा था और बीस्ट टाइड का साइन ऐसा लग रहा था कि आ रहा है, क्योंकि आसपास माहौल ऐसा लग रहा था साइलेंट वाला और डेंजरस, एकदम काले बादल थे। तो उसे ऐसा लग रहा था कि भले हेवेंस विल का ये जो प्लान था बेकार हो गया, ईगल हाउंड को यहाँ पे मेरे से मतलब ईगल हाउंड को लाके मेरे को मरवाने का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बीस्ट टाइड आ रही है तो अब शायद दिक्कत ही, शायद फेंग युआन को यहाँ से जाना पड़े। फेंग युआन सोचता है लक टॉर्नेडो प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, बैटल में यूज़ करना रिस्की है, पर 2 बार सक्सेस हुआ था, मतलब मेरा लक ठीक-ठाक ही चल रहा है। उसने समझा कि इमॉर्टल किलर मूव पावरफुल होते हैं पर मेंटल एनर्जी बहुत खा लेते हैं। ज़्यादा एक साथ यूज़ किया तो एनिमी का सडन अटैक पर रिएक्ट भी नहीं कर पाओगे और डेथ कन्फर्म होगी। आगे बताता है कि सॉल्यूशन सिर्फ एक है, बैटल स्ट्रेंथ और बढ़ा दो, प्रैक्टिस और सिंप्लीफिकेशन करो ताकि आसानी से सब कुछ यूज़ हो पाए, और बेस्ट ऑप्शन होगा विज़डम पाथ। उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट फोकस वो विज़डम पाथ पे करेगा। फेंग युआन ने अपना इमॉर्टल प्रेमेसी ओपन करा। सिक्स्थ हेयर बाहर से देखता है, बस एक आईसी प्लान मिनी नॉर्थर्न प्लेन्स था। सिक्स्थ हेयर आधा रिलीफ लेते हुए कहता है लगता है इसका प्रेमेसी बड़ा वीक है। वो नहीं जानता था कि फेंग युआन ने पूरा हाइफेन का ग्रो टू हेवन लूट लिया है और बाकी एरिया रिसोर्स से एकदम भरा हुआ है। बस उसने बेकार वाला एरिया ही बाहर निकाला है दिखाने के लिए, ताकि इन लोगों को लगे कि फेंग युआन का वीक है सब कुछ, इसलिए। सिक्स्थ हेयर अंदर ही अंदर कहता है ये बंदा रैंक 6 पर है ऑलरेडी और रैंक 7 की बेटर स्ट्रेंथ को होल्ड करता है। मुझे लॉर्ड यंग वुशी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। चिकन ईयर बीस्ट खुश होकर थोड़ा-सा क्लक करता है। फेंग युआन उसे बहुत सारे ईयर को खिलाता है। सैटिस्फाई होके बीस्ट रिवर ऑफ टाइम में चला जाता है। फेंग युआन ने ईगल हाउंड और फॉलिंग
फॉलिंग स्टार हाउंड को अपने प्रेमिसी में स्टोर करा। फिर हेरी मैन गू इमोर्टल की तरफ मुड़कर बोला। फेंग युआन कहता है मिशन कंप्लीट हुआ ना? हेरी मैन ने हेल्पलेस होकर हाँ करा। 12th ईयर ने बोलना चाहा पर शर्म से चुप रहा। 6th ईयर स्माइल करते हुए कहता है एल्डर फेंग युआन, आपने अकेले ही ईगल हाउंड के ग्रुप को हरा दिया। अगर आप पहले ही मूव करते तो फॉलिंग स्टार हाउंड कुछ कर ही नहीं पाते। फेंग युआन हंसते हुए कहता है मेरे अपने प्रॉब्लम्स भी होते हैं, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर जानता है, अब चलते हैं यहाँ से। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यूज करके सब वापस लांगिया ब्लेसलैंड आ गए। लांगिया लैंडस्पिट ने रिपोर्ट सुन के एटीट्यूड को सॉफ्ट कर लिया। उसको शौक नहीं लगा क्योंकि वो जानता है कि फेंग युआन के पास मतलब कभी स्प्रिंग ऑटम सिगाडा हुआ करता था, यानी वो रिबॉर्न हुआ बंदा है तो उसके पास दिमाग तो होगा ही खतरनाक। फेंग युआन ने रिलेशन इंप्रूव कर लिया था, मिशन कंप्लीट करके 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट लिए थे, गुवॉम बोरो कर लिए थे ट्रिबुलेशन के लिए। नेक्स्ट फ्यू दिन में डांगहुन माउंटेन ने लुओपो वैली में सोल कल्टीवेट करा। दूसरा ये जो लक टॉर्नेडो था और नए किलर मूव थे उनको प्रैक्टिस करा। इनफेंट फॉलिंग स्टार हाउंड ईगल हाउंड्स को ट्रेन करा, मतलब इन ट्रेन करा था वो जो पकड़े थे उसने। हाई फैन ग्रोटो हेवन से रिसोर्स को मिनी नॉर्थन मतलब मिनी साउथर्न बॉर्डर में शिफ्ट कर दिया। पर एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं था, कुछ रिसोर्स का प्रोडक्शन कम हो गया था, कुछ मरने लगे थे। इसलिए फेंग युआन ने प्लान बनाया कि जल्दी से उन रिसोर्स को सेल करना ट्रेजर एलो हेवन में। रिजल्ट क्या हुआ, उसके पास इमोर्टल एसेंस स्टोन का बड़ा रिजर्व बन गया जब उसने सेल करा। और अब उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मतलब एक तरीके से अच्छा खासा पैसा आ गया है, प्रिपरेशन भी चल रही है उसकी क्लैमिटी के लिए और मेथड्स भी आ चुके हैं, विजडम पाथ पे फोकस करना। आगे फेंग युआन स्माइल करता है, कहता है इतना ज़्यादा ग्रीन ग्रेप इमोर्टल एसेंस मिल गया मुझे, अब चाहे 100 बार ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव यूज़ करूँ, टेंशन ही नहीं है। उसके मतलब उसका सबसे बड़ा रिज़र्व यही था। पहले तो उसे इमॉर्टल एसेंस स्टोन मिल गए थे इतने सारे, लेकिन अब सबसे बड़ा रिज़र्व ये हो गया था, जो उसको 4th अर्थिक कैलेमिटी के लिए कॉन्फिडेंट बना रहा था। टाइम आ गया था, फेंग युआन ने मिनी नॉर्थर्न प्लेन्स आ गया, ट्रिबुलेशन स्टार्ट करा। इस बार हेवन और अर्थ क्यूआई एब्ज़ॉर्ब होने में पहले से 10 गुना ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि उसका प्राइमेसी अब रिसोर्स से ओवरफुल था। प्रिपरेशन ईज़िली कंप्लीट हो गई। 4th अर्थिक कैलेमिटी अब शुरू होने वाली थी। स्काई से थोड़ा बहुत गिरना शुरू हुआ। पता चला कि एंडलेस फॉरेस्ट साल्ट था, यानी है नमक गिर रहा है, एंडलेस फ्रॉस्ट साल्ट, सॉरी जमा हुआ साल्ट। ये सब आइस वाला क्यों गिर रहा है? नॉर्थर्न प्लेन वाला ही मिल रहा है क्या सब कुछ? मिनी नॉर्थर्न प्लेन है ना उसका एक तरीके से। फेंग युआन शॉक हुआ, कहता है ये तो प्रोफाउंड व्हाइट फ्लाइंग साल्ट क्लैमिटी है। साल्ट बर्फ की तरह ग्राउंड पे गिरता है, स्नो मेल्ट करता है, प्लांट्स और ग्रास मर जाते हैं। फेंग युआन कहता है लगता है मिनी नॉर्थर्न प्लेन्स का एक तरीके से इकोलॉजी डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि पहले इसने घिरी मतलब हरी भरी जगह हुआ करती थी नॉर्थर्न प्लेन्स वाली जो इसके पेट में मतलब देंथियान में है, मिनी नॉर्थर्न प्लेन प्राइमेसी। तो अब वो जगह पहले क्या हो गई, एक बर्फ वाली क्लैमिटी आई, फिर फ्लावर वाली आई, पॉइजन से मारा, फिर क्लैमिटी आई बर्फ वाली, फिर फ्लावर वाली आई। तो एक तरीके से अब नमक डाल दिया। तो एक तरीके से हो रहा है ना कि शायद होता है ना जमीन को उपजाऊ बनाने की जगह खराब कर देना ताकि जमीन खराब हो जाए, वैसा शायद करना चाह रहा था ये क्लैमिटी या हेवनविल। थोड़ी देर बाद स्नोमैन आ गए। रेकलेस सैवेज की ट्रू मीनिंग का इफेक्ट से फेंग युआन ने तुरंत ही अटैक स्टार्ट कर दिया। हेवंसविल भी स्नोमैन डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि उसके गेन्स कम हो, पर फेंग युआन ने मेरिट सेल्फ एक्टिवेट करके खुद पर्सनली स्नोमैन को किल करा ताकि गेन भी उसे मिले, रेकलेस सैवेज का ट्रू मीनिंग भी अब्सॉर्ब करे, ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रेंथ पाथ का अटेनमेंट भी बूस्ट हो जाए। क्लैमिटी 3 दिन तक चला। फेंग युआन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, उसने ऑलमोस्ट सब स्नोमैन को डिस्ट्रॉय कर दिया और डाउट में सोचा 4th क्लैमिटी तो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था, पर ये बहुत ईजी निकल रही है। फेंग युआन अंदर से सोचते हुए कहता लगता है हेवंसविल मुझसे ईजी छोड़ रहा है, लेकिन ईजी क्यों ले रहा है, मुझे हल्के में क्यों ले रहा है, क्या वजह हो सकती है? क्लैमिटी एंड होता है, फेंग युआन अपना प्राइमेसी पैक करने ही वाला था, तभी सीन चेंज होता है। एकदम से बैटलफील्ड किलर मूव ट्रिगर हुआ। 9 गू इमॉर्टल प्लस एक इमोरल डेसोलेट बीस्ट ड्रैगन बीस्ट उसके पास ही अपीयर हो गए। फेंग युआन का दिल एक तरीके से हिल गया, कहता है ह्यूमन क्लैमिटी? हेवंसविल ने पहले डिले किया सिर्फ ट्रैप को सेट करने के लिए, अब सीन बड़ा खतरनाक था क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूमन क्लैमिटी आ रही है, 9 गू इमॉर्टल हैं प्लस एक इमोरल डेसोलेट ड्रैगन बीस्ट है, तो खतरनाक सीन है ये। हर तरफ व्हाइट फ्रॉस्ट फैला हुआ था। ग्रे क्लाउड्स अब थोड़े से मतलब हिले जा रहे थे, फेंग युआन के पास ही घूम रहे थे। फेंग युआन अलर्ट था, ये बैटलफील्ड इमॉर्टल किलर मूव है और मोस्टली क्लाउड पास से बना हुआ था, पर असली डेंजर ये नहीं था क्योंकि सामने असली डेंजर थे 9 गो इमॉर्टल्स प्लस एक इमोरल ड्रैगन बीस्ट। 9 गो इमॉर्टल क्लाउड में हिडन थे, सब उन सबकी आंखें विजिबल थी। ड्रैगन बीस्ट का ऑरा इतना हैवी था कि फेंग युआन खुद को एक आंट जैसा फील कर रहा था। फेंग युआन शॉक होते हुए कहता है ये ग्रुप तो इम्पॉसिबली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, नॉर्थर्न आईसी प्लान में इतने लोग एम्बुश क्यों करेंगे, यहाँ रिसोर्स कुछ नहीं है, बस रेकलेस सैवेज की ट्रू मीनिंग होती है। उसने क्यूकली एनालाइज करा कि क्या सीन है। नॉर्थर्न प्लान्स फोर्स अभी हाई ट्रैप के बाद बिजी थे, डेमोनिक और लोन इमॉर्टल्स ग्रुप में रियरली चलते थे, उसकी पोजीशन रिड्यूस करना भी मुमकिन मतलब एक तरीके से बहुत मुश्किल था। तो फेंग युआन यहाँ पे है या नहीं है कैसे कोई पता करता, क्योंकि वो लांगिया ब्लेसलैंड में हिडन रहता था तो कोई रिड्यूस करता तो पता नहीं चलता।
लेकिन कोई कैसे डिड्यूस कर लेगा, इसलिए बहुत डाउट भी थे। फेंग यूआन डाउट में कहता है क्या ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट का है, हेवनली कोर्ट है, कौन है ये? पर उनकी जो स्टाइल थी ओपन है, या तो ये सब क्लाउड के अंदर से हिडन है, कोई इल्यूजन है, क्या सीन है? ये असली भी है, नकली है, क्या सीन चल रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था। बस एक मोमेंट के अंदर उसने रिएक्ट करा, स्वॉर्ड एस्केप एक्टिवेट करा, सामने चार्ज करा, नो गो इमॉर्टल एक तरीके से स्टन रह गए, कोई रिएक्शन नहीं दिया। फेंग युआन ने किलर मूव स्वॉर्ड मार्क टारगेटिंग डेथ फायर करा। एक रैंक 6 गो इमॉर्टल हिलने वाला था कि साइड से एक रैंक 7 फीमेल बोलती है, फीमेल गो इमॉर्टल कहती है तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, मुझे करने दो हैंडल। उसने फिंगर पॉइंट करा, एक आईसी मिरर बन गया और फेंग युआन का जो स्वॉर्ड लाइट था उसमें रिफ्लेक्ट हो गया। फेंग युआन चिल था, कहता है मेरा क्लियर मूव रीडायरेक्ट कर रहा दिया क्या? उसने कंट्रोल वापस टर्न करा और फिर से उसी मिरर पे अटैक करा। उसके स्वॉर्ड मार्क के घूमते हुए जो वो सर्कल थे ना, एकदम भाई इसमें फंसा दिए। फेंग युआन कहता है बुरा हुआ, मेरा मूव डायरेक्टली काउंटर हो रहा है, मैं बार-बार रिफ्लेक्ट करवा रहा हूँ, मतलब ये जो मिरर है ना, मिरर पे फेंक रहा हूँ अटैक तो वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मिरर से हटा के फेंक रहा हूँ कहीं दूसरी साइड से पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मिरर पीछे कर दे रही है लड़की, मतलब खतरनाक ही सीन था। तभी एक और रैंक 7 फीमेल फीमेल कह रहा हूँ सॉरी, फीमेल तो आगे थी ही रैंक 7, एक मेल भी रैंक 7 आगे आ गया। आइस स्पेयर समन करके थ्रो करा, स्पेयर का ऑरा इतना डेडली था कि हवा अब एकदम फ्रीज होने लग गई। फेंग युआन डॉज करना चाहा पर स्पेयर एक तरीके से माइंड कंट्रोल था, पीछा करा था, एकदम होता है ना पीछा करने वाली जो मिसाइल होती है वैसा। उसने स्ट्रेंथ पाथ जाइंट हैंड बुलाया ब्लॉक करने के लिए, पर स्पेयर ने उसे एकदम छेद डाला और फेंग युआन को हिट कर दिया। फेंग युआन पीछे गिरा जाके, पूरा बॉडी आइस में जम गया, ब्लड भी आइस से एकदम ब्लॉक ब्लॉक बन गया। उसका ब्लड एसेट इमॉर्टल गू डैमेज हो गया, पर उसने जबरदस्ती यूज करके ब्लड स्टेन्ड कॉन्करर रोब एक्टिवेट करा। फेंग युआन अंदर से कहता है दोनों रैंक 7 डेफिनेटली रियल हैं, कोई इल्यूजन नहीं है, वरना इतनी खतरनाक पावर कैसे होती? लेकिन ये रैंक 7 लोग आए कहाँ से? वो भी 9 इमॉर्टल थे। उसने ब्लड निकलते हुए मैरिड सेल्फ एक्टिवेट करा, एकदम से काउंटलेस स्ट्रेंथ पाथ के पैंथम समन हो गए, पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लिया। मिस्टीरियस गो इमॉर्टल स्टन रह गए, एकदम हिल गए कि ये भाई ये क्या? एक थर्ड रैंक 7 इमॉर्टल यहाँ पे हँसा, वो कहता है लेट मी। उसने आर्म को उठाया, चिक्स को पफ करा, जोर से ब्लो करा, एक बड़ा टॉर्नेडो मुंह से ही फेंक दिया भाई ने, और 30 मीटर हाई टॉर्नेडो था। ग्रीन स्पाइरल टॉर्नेडो ने फेंग युआन को मैरिड सेल्फ के जितने भी पैंथम थे उनको आपस में खींचना शुरू करा और खींच के अपने ही टॉर्नेडो में दबा के मार दिया। इतना खतरनाक, आधी आर्मी गायब कर दी। फेंग युआन ने तुरंत ही रिप्लेनिश करा, यानी दोबारा से जितने मरे थे उतने वापस ला दिए। तभी फोर्थ रैंक 4 बोला डीप वॉइस में, ब्रदर आई विल हेल्प। उसने फिंगर पॉइंट करा, टॉर्नेडो स्प्लिट होके 4 बन गए और पावर 4 गुना बढ़ गई। फेंग युआन शॉक में कहता है ये तो इल्यूजन ही नहीं है भाई, हो ही नहीं सकता, ये इल्यूजन है, सारे लोग रियल हैं। एनिमी साइड पे अभी तक ड्रैगन बीस्ट ने मूव नहीं करा था, एनिमी की साइड वाले ने। ड्रैगन बीस्ट वैसे का वैसा था, उसका पावर भी खतरनाक था। और यहाँ पे और 4 रैंक 7 के किलर मूव ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके थे। वाइड इतना क्रेजी था कि कुछ ही सेकंड में पैंथम ऑलमोस्ट सारे वाइप आउट हो गए। मैरिड सेल्फ हमेशा सक्सेसफुल होता था, पर अब क्वालिटी लो होने की वजह से रैंक 7 मूव के सामने यूजलेस लग रहा था। फेंग युआन सोच के कहता है बस इमॉर्टल एसेंस कंज्यूम करवा सकता हूँ, पर एक तरीके से मैं सिंगल हूँ और एनिमी ज़्यादा है, ये एडवांटेज भी मतलब कुछ खास नहीं है मेरे लिए, क्योंकि भले मेरे पास इमॉर्टल एसेंस ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा होने का क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी मौत को डिले कर सकता हूँ। एस्केप इम्पॉसिबल था, बैटलफील्ड किलर मूव ने ट्रैप कर दिया था। सामने 4 रैंक 7 प्लस 5 रैंक 6 थे। इमॉर्टल एक एक इनमें से इमोरियल बीस्ट भी था, इमॉर्टल लेवल का सोच रहे हो ना, इमोरियल बीस्ट बहुत पावरफुल होता है। सिचुएशन बहुत खराब थी। पहले वाली जो मतलब उसे जो भी इसने सिचुएशन झेली थी, कैलेमिटी वाली, चूडू वाली या जो भी अभी तक झेला था हेवेंसवेल की वजह से, उनसे तो ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। फेंग युआन सिर्फ मैरिड सेल्फ स्पैम करके सर्वाइव कर रहा था जैसे-तैसे, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था ना इसलिए। एनिमी एक-एक करके मूव कर रहा था, उसके जितने भी पैंथम से लगातार एक तरीके से एनालाइट हो रहते रहे, यानी मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। पूरा एकदम मास्कर कर दिया था। उसके दिमाग में डेथ का शैडो आने लग गया था। फेंग युआन अंदर से कहता है रेइंफोर्समेंट बुलाना भी पॉसिबल नहीं है। ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट आउट हो चुका हूँ मैं। क्या मैं यहीं मरने वाला हूँ? पर उसने गिव अप नहीं करा। सडनली एक थॉट उसके सामने आया, वेट मेरे पास एक सर्वाइवल चांस है। ये चांस था स्प्रिंग ऑटम सिगाडा नहीं, वो मत सोचना, ये वो नहीं है। वो हेवेंसविल से फील्ड है, तो क्या पता अगर फेंग युआन ने यूज़ करा तो वो मर जाएगा। मर ही जाएगा यार, क्योंकि पिछली बार जितनी बार भी वो सक्सेसफुल हुआ है, वो सब अपनी खुद के लक की वजह से नहीं हुआ। हेवेंसविल की वजह से हुआ था और बाकी शैडो सेक्टर ने एक बार करा था सक्सेसफुल इसको, वरना तो वो सक्सेस खुद से नहीं हुआ। रियल होप उसके पास एक ही थी, वो होप थी अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल। नॉर्मल ईगल अभी एक तरीके से इन्फेटेंट स्टेज पे था, डेसोलेट बीस्ट लेवल पे था वो नॉर्मली अभी, लेकिन हाई फैन का ट्रू इनहेरिटेंस उसके पास था, जिसमें टाइम पाथ किलर मूव थे, जो ईगल का
एजिंग फास्ट फॉरवर्ड कर देते। शॉर्ट टाइम में वो रैंक 8 इमोरल बीस्ट बन सकता था और ईगल स्पेस पाथ का बीस्ट था जो ग्रोटो हेवन और 9 हेवन में फ्रीली एंटर कर सकता था, एंटर और एग्जिट दोनों। मतलब हाई चांस था कि ये बैटलफील्ड किलर मूव से वो आराम से बच के निकल सकता है, यानी भाग सकता। फेंग युआन को भगवा देता आसानी से, बोला जाए तो। फेंग युआन डिटरमाइन था। वो कहता है मुझे बस एंड्योर करना होगा जैसे-तैसे, जब तक मैं ईगल को रैंक 8 पहुँचा दूँगा, जैसे ही वो रैंक 8 पहुँचेगा तब भागेंगे। ये सोचकर उसने इमीडिएटली अपनी बैटल को टैक्टिक्स को चेंज कर दिया, यानी एकदम से वो अब ऐसे लड़ने लगा जैसे टाइम वेस्ट करवाना चाहता हो। फेंग युआन ने सविनियन इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर टाइम पाथ किलर मूव एक्टिवेट कर दिया। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल का जो टाइम था वो रैपिडली फास्ट एकदम ग्रो करने लगा। उसका ग्रोथ स्पीड एकदम भाई इतना लाइटनिंग स्पीड हो गया। ईगल चिल्ला रहा था क्योंकि एक तरफ बॉडी फास्ट ग्रो हो रही थी, दूसरी तरफ वो हंग्री भी था। नॉर्मली डेली उसका ना हेवनली क्रिस्टल खाता था, तो अब क्या हो रहा था, एक तरीके से अब उसका ऐसा हो रहा था जो डेली वो खा रहा था, मान लो उसने डेली 100 क्रिस्टल खाए हैं, तो अब जब उसकी स्पीड रैपिडली ग्रो होने लग गई, तो एक सांस के अंदर वो 100 क्रिस्टल खा रहा था, यानी एक दिन 1 सेकंड में बीत रहा था। हाई फैन ने ये फ्लो पहले ही सोचा था, इसलिए एक किलर मूव भी जो ईगल के हंगर को मतलब कम कर दे, वो बनाया था। ईगल ने अपने हेवनली क्रिस्टल नेस्ट में थोड़ा-सा मैडली एकदम खाना शुरू कर दिया, फिर स्पीड और बढ़ी, इतना मैडली हो गया कि पागल ही हो गया। एकदम भाई दो तरफ़ा अप्रोच से उसका ग्रोथ एक तरीके से हिला जा रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि ईगल फेंग युआन के साथ थोड़ा ही टाइम रहा था। अब सडन पावर गेन करके ज़्यादा वाइल्ड बनेगा और कंट्रोल मुश्किल होगा उस पर, ये दिक्कत थी। ऊपर से उसका ग्रोथ इतना फास्ट था कि उसको अडैप्ट करने का चांस ही नहीं मिल रहा। मतलब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का बस 30% ही यूज़ कर सकता था, या नहीं भी, या पता नहीं। वो पता चलेगा जब लड़ाई करेगा तब, जब वो फुली ग्रो हो जाएगा। बट फेंग युआन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास यही एक लास्ट होप थी। बाहर बैटलफील्ड में फेंग युआन लगातार मैरिड सेल्फ स्पैन कर रहा था। खुद को भेस बदल करके पैंथम के बीच में छुपाया हुआ था। टॉर्नेडो और आर्मी किलर मूव बैटलफील्ड को कवर कर रहे थे। उसके पैंथम्स बस करीबन 2 से 3 सांस में ही मरे जा रहे थे सारे। ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस भाई रिजर्व जो था उसने बचा के रखा था कि अरे भाई मैं तो 100 बार यूज़ कर सकता हूँ अपना खतरनाक किलर मूव। लेकिन अब क्या हुआ, जब उसने सच में यूज़ करने की बारी आई तो इतनी स्पीड से जा रहा है कि उसे 100 भी कम लग रहा था। एनिमी कम से कम 9 गो इमॉर्टल थे और वो भी खतरनाक थे। फेंग युआन डिसएडवांटेज में था। एनिमी गो इमॉर्टल ने बोला इसका कंसीलमेंट काफ़ी अमेजिंग है। दूसरा कहता है रिलैक्स, जब तक ये ग्रे क्लाउड प प ये बैटल पपेट बैटलफील्ड किलर मूव यहाँ पे एक्टिव रहेगा ना, तो ये बंदा चाहे कुछ भी करे ये भाग नहीं सकता यहाँ से। एक और ने बोला हाँ, रैट जैसा छुप रहा है, जल्दी मर जा, तकलीफ से फ्री हो जा तू। पर फेंग युआन की विल एक तरीके से भाई लोहे से भी ज़्यादा मजबूत थी। उसने अपना टैक्टिक मेंटेन करके रखा, सिर्फ जैसे-तैसे टाइम बाय करा था। तभी ईगल के अंदर एशियन डेसोलेट बीस्ट का एक छोटा-सा ऑरा अपीयर हुआ। नेस्ट का आधा हिस्सा ऑलरेडी खत्म हो चुका था, बट ग्रोथ अभी भी स्लो लग रही थी। फेंग युआन सोच के कहता है एनिमी ज़्यादा है, मूव एंडलेस लग रहे हैं। अगर मैंने ईगल को निकाला और फेल हुआ तो अगले सेकंड ही मैं खत्म, एक ही चांस होगा मेरे पास। तभी एक फीमेल वॉइस फेंग युआन के कानों में आई। उसने बोला हा 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 आई फाउंड यू। फेंग युआन तुरंत ही एकदम भाई अब हिल गया। उसने अजीब सा फीस करा, मतलब होता है ना एकदम अजीब सा ही फील करना, सॉरी फीस कहती है मैंने, फील करना। उसने भेस बदल रखा था, फिर भी वो एक्सपोज हो गया, तो वो हिल गया था इस चीज से। उसने स्वॉर्ड एस्केप एक्टिवेट करके स्काई की तरफ भागा ताकि फिर से मिल जाए किसी ग्रुप में और भेस बदल ले। उसके छोड़ते ही वहां से एक पवेलियन साइज का आइस ब्लॉक बन गया, यानी अगर वो भागता नहीं तो अटैक हो जाता और वो उस पवेलियन साइज के आइस ब्लॉक में जम जाता। रैंक 6 फीमेल बोली ही इज क्वाइट फास्ट। एक रैंक 7 बोला श्योर यू डिड वेल। श्योर खुश होते हुए कहती है थैंक्स ग्रेट ग्रैंडमा। उसका भेस बदलकर मतलब वो तोड़ नहीं सकती थी, बट वो पता तो कर ही सकती थी। उसने बोला कि वो पैंथम बना हुआ है, ऑरा लीक हो रहा है, तो मैंने पता कर लिया था और फिर से उसने ट्रेस कर लिया था। दूसरा रैंक 7 चिल्लाया गुड, देखता हूँ कहाँ तक भागेगा ये। सीधा फेंग युआन की तरफ चार्ज करता है जाके। वो सामने मतलब फेंग युआन को देख रहा था और अटैक भी कर रहा था। और वो ना सेम गो इमॉर्टल था जिसने पहले आइस स्पेयर अटैक करा था, यानी रैंक 7 वाला था। उसने दोनों हैंड से एक और स्पेयर बनाया और 2 स्पेयर बना लिए दोनों हाथों से और अटैक करा और चिल्लाया मर जा तू। फेंग युआन शॉक होते हुए कहता है क्लोज कॉम्बैट गो इमॉर्टल है ये तो। उसने पीछे हटने का ट्राई करा, पर स्वॉर्ड एस्केप की जो स्पीड थी वो स्लो हो चुकी थी। कई बार यूज करा क्योंकि उसके ऊपर ना थिन ग्रे क्लाउड की लेयर चिपकी हुई थी स्वॉर्ड एस्केप गो के अटैक के ऊपर। मतलब वो अटैक या मूवमेंट को जो भी मान लो, इसके ऊपर लेयर आ गई थी। लेयर कैसे आई, क्योंकि भाई ये जितना भी कांड हो रहा है सब कुछ बैटलफील्ड किलर मूव के अंदर हो रहा है। अब फेंग युआन ऐसे जा रहा था पैक करके, लेकिन तुम्हें पता ही होगा अचानक से हेवेंसफील्ड ने प्लान बनाया, यहाँ पे 9 इमॉर्टल्स और आ गए और साथ में एक ड्रैगन भी आ गया, इमोरल बीस्ट। तो डरने वाली बात थी इसलिए। बैटलफील्ड के कंट्रोलर रैंक 7 ने हैंड को फोल्ड करके बोला अगर उसे ऐसे एस्केप करने दूं तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। फेंग युआन फोर्सफुली क्लोज कॉम्बैट में थोड़ा सा आया। एनिमी बहुत स्केर्ड था। कुछ ही मूव में फेंग युआन का जो लेफ्ट आर्म था और स्टमक था उसमें छेद कर दिया। ब्लड एसिड गू हेवनली इंजर्ड हो गया। आइस और स्नो दाउमार्क्स भाई वुंड में घुस गए, क्योंकि अब उसके ऊपर प्रेशर आ रहा था, वुंड में उसके घुस गए थे। अटैक के बाद उसने ना
जो ये खतरनाक रैंक 7 का इमॉर्टल है, एनिमी वाला इमॉर्टल, उसने जब अटैक करा तो उसने अटैक ही नहीं करा, दाव-मार्क्स भी घुसा दिया ताकि होता है ना पॉइज़न छोड़ दिया, धीरे-धीरे और ब्लीड करेगा, 1 एचपी माइनस 1 एचपी माइनस ऐसा करके मर जाएगा इसलिए। स्पीड भी स्लो कर दी फेंग युआन की और डाउन भी हो रहा था धीरे-धीरे। सवेनर इमॉर्टल बॉडी की सबसे बड़ी वीकनेस फर्स्ट टाइम सामने आई थी, जैसे दाव-मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, इसकी वजह से ईज़िली इंजरी हो जाती है ना? ये देखो, अब तुम सोचोगे कि मतलब इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर मान लो फेंग युआन यहाँ पे फायर पाथ का होता, फायर पाथ का इमॉर्टल होता और अभी ये आइस वाला बंदा आया है, ये आइस बंदा आता और इस आइस वाले बंदे ने ना क्या करा होता, अपना आइस स्पेयर घुसाया, जैसे भी मारा फेंग युआन को, ऐसे ही मार दिया। अब फेंग युआन के अंदर आइस स्पेयर घुसा तो इंजरी तो हुई, जो घुसा है अंदर, चोट लगी, खून निकला, अ, घाव-वाव हो गया। लेकिन घाव के अंदर ना आइस वाले जो दाव-माके हैं ना वो घुस जाते हैं। तो बॉडी एक पॉइज़न की तरह इन्फेक्ट करती रहती है और माइनस एचपी होती रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर फेंग युआन फायर पाथ का होता ना, तो उसके पास फायर पाथ के ज़्यादा दाव-मार्क्स होते हैं। तो ये जो आइस पाथ के हैं, वो दाव-मार्क दब जाते हैं। क्यों दब जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, नॉर्मली कॉमन सेंस वाली बात है, फायर खत्म कर देगी आइस को और आइस मतलब एडवांटेज नहीं ले पाएगा फायर के ऊपर, इसलिए। लेकिन ये फेंग युआन है भाई, फेंग युआन का इमॉर्टल प्राइमेसी खतरनाक ही वाला है। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। तो फायर, ये इसका जो इमॉर्टल बॉडी है ना, ये बस ऐसा कहता है कि तू भी आ जा, वो भी आ जा, सब आ जाओ, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। एनिमी ने फिर से स्पेयर अटैक करा, एक हेड पे करा और क्वाइटली एक हार्ट की तरफ भी करा, ताकि हेड वाला अगर फेंग युआन डॉज करे तो हार्ट के अंदर घुस जाए। फेंग युआन ने सडनली किलर मूव मतलब थोड़ा बहुत चेंज करा और टर्न वाला यूज़ करा, जो टर्न वाला उसका किलर मूव है ना, ब्लड टॉरेंट, वो यूज़ करा। अपना बॉडी ट्विस्ट करके दोनों स्ट्राइक को एकदम से डॉज कर लिया। और अगर तुम लोग ट्विच का मतलब नहीं समझते ना, तो ट्विच का मतलब ये होता है, ऐसे मान लो तुम ना डी बन गए, डी बनना तो आता होगा ना, पीछे घूम के डी बन जाते हो। तुम डी बने और डी बनने के बाद किसी ने तुम्हारे पैर इधर से पकड़े और इधर से पकड़े, आपस में तुम्हें चिपका दिया, तुम्हारी हड्डी-वड्डी कैसे टूट जाएगी। लेकिन ये ब्लड पाथ का किलर मूव है, तो समझ ही जाओ। तो वो तो हो सकता है ना, उसकी हड्डी टूटेगी भी तो रिस्टोर हो जाएगी। तो एकदम ऐसा हो गया था, फेंगुइन एकदम एकदम झुक गया था, एकदम पीछे चिपका दिया था। ऐसा मान लो जो उसके पैर पैर उसके पीठ से चिपक गए, तो समझ रहे हो, पापड़ की तरह पिचक जाना, ताकि दोनों अटैक से बच जाए। तो ये हुआ है यहाँ पे। अब ऐसे बच गया। आगे देखते हैं। एनिमी रैंक 6 शॉक होते हुए कहता है, क्या ब्लड पाथ? दूसरा कहता है वो ब्लड पाथ कल्टीवेट करता है, ये तो भाई अनफॉरगिवेबल है, यानी ये एक सिनर है, इसको मार दो, इसको जिंदा क्यों रखा है। तीसरा कहता है एक ईविल को एलिमिनेट कर रहे हैं, दुनिया के लोगों का भलाई हो रहा है। चौथा कहता है मुझे पहले डाउट था उसके पास डिफेंसिव मूव है, पर अब समझ आया कि क्या है उसके पास। ड्यूअल स्पेयर गो इमॉर्टल का किलिंग इंटेंट और ज्यादा बढ़ गया। फिर फेंग युआन पे चार्ज करा। फेंग युआन ने जाइंट हैंड चिल्ला के स्ट्रेंथ पाथ का बड़ा सा हैंड समन कर दिया। शॉर्ट डिस्टेंस होने की वजह से स्पेयर उसे डॉज ही नहीं कर पाया, लेकिन उसने डॉज करने की कोशिश भी नहीं की। डायरेक्टली उसने भाई जायंट हैंड पे ही क्लैश कर दिया, हेड ऑन क्लैश लिया और स्पेयर ने जायंट हैंड को एकदम तोड़ डाला और चेस कंटिन्यू रखा। तभी तो समझ आया इसने डॉज क्यों नहीं करा था स्पेयर ने। स्पेयर को मतलब कॉन्फिडेंट है बंदा भाई, उसने जायंट हैंड को तोड़ने की पावर रखता है, तभी तो इतना कॉन्फिडेंट था कि डॉज ही नहीं करा। क्लोज कॉम्बैट गो इमॉर्टल बहुत ही रेयर होते हैं, एशियन टाइम में फेमस थे, अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर वो अपोनेंट के पास आ जाए तो डेंजरस से थ्रेट बन जाते हैं। एनिमी की स्पेयर स्पीड बहुत ज़्यादा इंसेन थी। डेंस स्पेयर शैडोज़ ने फेंग युआन को फोर्स कर दिया था डिफेंसिव स्टेट में आने पर। फेंग युआन के पास बहुत किलर मूव थे, बट क्लोज रेंज में यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। ज़्यादातर वो बस डॉज कर रहा था, एक छोटी सी मिस्टेक और खत्म था वो बंदा, इंस्टेंट दैट फेंग युआन खत्म हो जाता। एनिमी ने फाइनली एक गैप पकड़ लिया और स्पेयर को फेंग युआन के हार्ट में ही घुसा दिया और एनिमी ने उसके हार्ट में घुसा के बोला इट्स ओवर। तब फेंग युआन ने सडनली मैन एज़ बिफोर इमॉर्टल को यूज़ करके जितना भी घाव था सबको हील कर दिया और साथ में डार्क असैसिनेशन एनिमी के हेड पर डायरेक्ट स्ट्राइक मारा। एनिमी का हेड ब्लास्ट हो गया। बैटलफील्ड में शॉक की आवाज़ आई। फेंग युआन ने एक मूव में इंटेंशनली मतलब अपने आप को चोट पहुंचा के ऐसा दिखा के कि मैं तो मर गया, मतलब दिल में सीधा घाव खा के भाई ने दिमाग उड़ा दिया सामने वाले का। बड़ी खतरनाक ही विक्ट्री ली थी। बड़ा पेनफुल मेथड होगा यार ये तो। लेकिन जो हेड था, हेड ब्लड फ्लैश का नहीं था, पूरा ग्रे क्लाउड का हेड बना हुआ था। क्लाउड्स बिखर गए और तुरंत ही दोबारा से फॉर्म होके एनिमी का नया हेड बन गया। अरे! क्या है? मुझे लगा फेंग युआन ने बोला तो था ये इल्यूज़न नहीं है, लेकिन ये क्या? ये तो दोबारा ज़िंदा हो गया। एनिमी हँसता है, कहता है नॉट बैड, तुमने मेरा हेड डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर ये नॉर्मल बैटल होता तो मैं तो मर जाता, लेकिन ये ग्रे क्लाउड बैटल पपेट बैटलफील्ड है। यहाँ मैं यहाँ मर नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है मैं मर जाऊँ। फेंग युआन की आँखें एकदम छोटी हो गई। उसका लॉस हुआ था। बैटलफील्ड के रूल समझ पाने की वजह से उसने थोड़ा-सा गलत जजमेंट ले लिया था।
फेंगयुआन की सोच ये कहती थी कि पहली बार सुना है कि ग्रे क्लाउड बैटलफील्ड पपेट के बारे में, बट ये सच में डेंजरस है। एनिमी प्राउडली बोलता है ऑफ कोर्स ये बैटलफील्ड किलर मूव लेडी अर्थ मदर का क्रिएशन है। फेंगयुआन ने अपने प्राइमेसी को चेक करा। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल इमोरल डेसोलेट बीस्ट बन चुका था, बट वो अभी नियर डेथ स्टेट में था। हेवनली क्रिस्टल खत्म हो चुके थे। ईगल एकदम मर रहा था, एकदम ऐसे हो रहा था कि खाना दे खाना दे, खाना था ही नहीं। फेंगयुआन ने किलर मूव इफेक्ट को कैंसिल करके दूसरी चीजें खिलाने का ट्राई करा, बट ईगल ने अपना माउथ बंद कर लिया कि नहीं, मुझे तो क्रिस्टल ही चाहिए। फेंगयुआन फ्रस्ट्रेटेड था, डैम मैं एनिमी में इतना बिजी था कि ईगल की कंडीशन पे ध्यान ही नहीं दिया। उसका दिल रॉक के एकदम एकदम होता है ना, पत्थर एकदम दिल पे रख दिया हो, ऐसा हो गया था। लास्ट होप भी उसकी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब बैटलफील्ड पे एनिमी को मारना इम्पॉसिबल था। फेंगयुआन के पास कोई विनिंग स्ट्रेटेजी नहीं थी। एक रैंक 7 होके मतलब रैंक 7 तो नहीं है, मतलब एक रैंक 7 को हैंडल करना इतना मुश्किल था, ऊपर से वो खुद रैंक 7 नहीं है। और साथ में यहाँ पे एक इमोरल ड्रैगन बीस्ट भी है जो अभी तक मूव नहीं करा है। वो मूव करेगा तो ऐसी की तैसी और होगी, दिक्कत वाली बात है। एनिमी ड्यूअल स्टिप पेयर लेके बोलता है, यंग मैन अपना नाम छोड़ जाओ, तुम वर्दी एक तरीके से एडवाइसरी हो। मेरे बाद मेरे डिसेंडेंट की बैटल को ग्लोरी के नाम से याद रखेंगे, मतलब तुम्हारा नाम याद रखेंगे। दूसरे इमॉर्टल ने भी उसकी बात को साइलेंटली अप्रूव करा। फेंगयुआन कॉन्फिडेंट फील के साथ कहता है, मेरा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मेरा स्टेटस। लांग या ब्लेस लैंड का सुप्रीम एल्डर हूँ, एक वेरिएंट ह्यूमन फोर्स का मेंबर हूँ। करंट वर्ल्ड सिचुएशन में वेरिएंट ह्यूमन को एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहिए। स्नोमैन, रॉकमैन, हेरी मैन को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आपस में लड़कर एनिमीज को खुश करना चाहिए। एनिमी ड्यूअल स्पेस शॉक हुआ, तुम्हें हमारी आइडेंटिटी कैसे पता चली? अबे ये सारे स्नोमैन, अच्छा ये वेरिएंट ह्यूमन है क्या? दूसरे इमॉर्टल पैनिक में आ गए। ही नोज वी आर हु वी आर, मतलब पता चल गया इसको कौन है, मार दो इसे, पता चल गया हम कौन है। ह्यूमन हमेशा से क्राफ्टी होते हैं, वो मिसलीडिंग वर्ड्स पे मत जाओ, वो ऐसा नहीं है, वो ह्यूमन है, मार दो उसको। ड्यूअल स्पेयर इमॉर्टल आगे रेज में चिल्लाया, लांग या ब्लेसलैंड तुम क्लियरली ह्यूमन हो, और ऊपर से हेरी मैन, मतलब हेरी मैन बनने का मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम हेरी मैन नहीं हो, तुम ह्यूमन हो। और उसने फिर से दोनों स्पेयर फेंगयुआन के ऊपर अटैक के लिए लॉन्च करे। फेंगयुआन ने अपनी मतलब उनकी आइडेंटिटी तो एक्सपोज कर दी थी, अपने आप को ये बताया था कि मैं हेरी मैन का उधर हूँ सपोर्टर, तो आपस में हम क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी वेरिएंट ह्यूमन थे। कौन से वाले वेरिएंट ह्यूमन है ये नहीं पता, बस वेरिएंट ह्यूमन थे। अब पता नहीं, देखेंगे क्या होगा। ये लोग बिलीव करेंगे तो फेंगयुआन बच जाएगा, देखने से तो नहीं लग रहा, क्योंकि सब चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे हैं, इसको हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया, इसको मार दो मार दो मार दो। ड्यूअल स्पेयर इमॉर्टल फेंगयुआन की तरफ रश किया। फेंगयुआन एकदम डार्क गेज में कहता है, वेरिएंट ह्यूमन इतने स्टर्मबोर्न क्यों होते हैं, या फिर हेवेंस विल का इफेक्ट है? हैं? इस बार फेंगयुआन ने डॉज और रिट्रीट नहीं करा। बूम आवाज आई, उसने अपना सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी ओपन करके एक जाइजेंटिक बीस्ट रिलीज कर दिया। ड्यूअल स्पेयर इमॉर्टल शॉक में कहता है, ये क्या है? एक मैजेस्टिक ऑरा ने पूरी बॉडी और माइंड को इंस्टेंट क्रैश कर दिया। उसका मोमेंटम एकदम से थम सा गया, बैटल इंटेंट एकदम गायब हो गया। वो बीस्ट और कोई नहीं, अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल था, जो भी एक इमोरियल लेवल तक मैच्योर हो चुका था। उसका साइज मल्टीपल वेव्स जितना बड़ा था, और ऑरा इमोरियल ड्रैगन से भी कम नहीं था, यानी बराबर था। ये ईगल एक टेरिफाइंग रैंक 8 बैटल फोर्स था। एनिमी मोटर शॉक हो गए, ड्रम स्टक खड़े रह गए, एकदम होता है ना एकदम डंडी की तरह खड़े रह जाना, वैसे हो गए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेंगयुआन के पास इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। ड्यूअल स्पेयर मॉडल का बॉडी लिटरली एकदम भाई कांपने लगा। बैटलफील्ड का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली चेंज हो गया। फेंगयुआन ईगल के हेड पर खड़ा हुआ और कोल्ड से एकदम मतलब कोल्ड नजर से उसकी तरफ देखा। फेंगयुआन ने कहा, तुम्हें लगता है मैं शुरू से फियरलेस क्यों था? तुम्हारा बैटलफील्ड किलर मूव कितना भी स्ट्रांग हो, क्या ये मेरे ईगल को रोक सकता है? एनिमी इमोटल्स एकदम से झटका खा गए, सबके मुंह से एकदम भाई निकल गया। बंदा कहता है, भाई ये तो वही है, अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल। दूसरा कैसा है, लेजेंड्स के हिसाब से एक स्पेस पाथ इमोरियल बीस्ट है जो हेवन वाइंड क्यूआई वॉल क्रॉस करके 9 हेवन में जा सकता है, और वो ग्रोटो हेवन में भी एंटर कर सकता है। मतलब हमारा बैटलफील्ड मूव इसको ट्रैप नहीं कर सकता। इमोर्टल पैनिक में आ गए, आपस में चिल्लाने लग गए। इवन फेंगयुआन ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, इवन अगर तुम अपना ड्रैगन इमोरियल बीस्ट भी भेज दो, मैं एस्केप कर लूंगा। जो बोला था वो ट्रुथ है, मुझे तुम्हें डिसीव करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर मैं झूठ बोलता तो ऐसे चीप लाई इंस्टेंटली एक्सपोज हो जाते, टाइम वेस्ट क्यों करता? एनिमी साइलेंट हो गए। शायद फेंगयुआन यहाँ पे ना इनको पागल बनाने की कोशिश कर रहा। पागल क्या, सच ही तो बोल रहा है यार। फेंगयुआन बन तो चुका है, लांग या सेट का मेंबर तो है एक तरीके से। माउंटेन साइज ईगल उसके सामने एकदम खड़ा था, और वो खुद उसमें एक प्रूफ था। ड्यूअल स्पेयर इमॉर्टल के लिए ईगल पूरा सा मतलब ईगल ही ईगल दिख रहा था, उसका विजन तो पूरा ब्लॉक हो चुका था, उसे सिर्फ ईगल दिख रहा है। फेंगयुआन ने ईगल दिख रहा है, सिर्फ उसकी हाफ क्लोज आइज थी जो बस लाइट निकल रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो आईसी एबेस में गिर गया हो। इमॉर्टल्स सीक्रेटली एक दूसरे को पूछने लगे, चेक किया ये रियल है या इल्यूजन? मतलब देख रहे हो सिचुएशन, पहले
फेंग युआन के ऊपर डाउट कर रहे थे और जब ईगल देखा तो कह रहे हैं कि चेक करा ये क्या है? झूठ तो नहीं है ये। श्यूअर रैंक 60 शॉक्ड हो गई, ये रियल है और इसका विटैलिटी एक्सट्रीमली एक तरीके से फ्लरिशिंग है। डोंट बी फूल्ड बाय इसके काम लुक, यानी मतलब ये जो दिख रहा है ना तुम्हें ऐसा लग रहा है बड़ा शांत है ये ईगल, लेकिन शांत नहीं है। अगर इसने अटैक करा तो समझ जाओ दुनिया हिल जाए ऐसा अटैक होगा। रैंक 7 ने भी कंफर्म कर दिया, हाँ ये सच है, ये असली है। इम्पॉसिबल, उसके पास सिर्फ ब्लेस लैंड है। इमोरियल बीस्ट कहाँ स्टोर करा होगा उसने? बंदा कहता है ये तो अनइमेजिनेबल है, बट ये असली है, इसने जो बोला सच है। तीसरा बंदा कहता है अब क्या करें, क्या हमें अपना इमोरियल रॉक ड्रैगन भेजना पड़ेगा? रियलिटी क्या थी? ग्रे क्लाउड बैटल पपेट का ड्रैगन बस एक तरीके से फिकेट था। रीजन क्या था? उसमें रैंक 8 कोर इमोर्टल को नहीं था, इसलिए रैंक 8 स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकता था ये ड्रैगन। दूसरा, स्नोमैन और रॉकमैन इमोर्टल की रियल बॉडीज डीप अंडरग्राउंडेड थे। बैटलफील्ड में सिर्फ उनकी बैटल पपेट्स ऑपरेट कर रहे थे, रिमोट कंट्रोल विद गूवर्म प्लस इमोर्टल एसेंस। तीसरा, मतलब बैटलफील्ड मूव से रॉक ड्रैगन का पपेट बन सकता था, बट वो इंटेलिजेंट नहीं था। इमोर्टल गू भी फ्रीली यूज नहीं कर सकता, इसलिए अब तक वो बिल्कुल मूव नहीं हुआ था। ये सारी दिक्कतें थी, ये सारी फ्लॉज थे कि ड्रैगन क्यों मूव नहीं हुआ था, क्योंकि एक तरीके से उसे इल्यूजन ही मान लो। वो ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके पास कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए ड्रैगन का नाम का भी ड्रैगन है। नहीं, पावर है उसमें, रैंक 8 ऑरा है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए असली ताकत वैसी। लेकिन ये जो ईगल बीस्ट है फेंग युआन का, इसके पास प्रॉपर्ली रैंक 8 ऑरा है। और मुझे भी अब याद आ गया ये लोग कौन है। तुम्हें याद है रेकलेस सैवेज का ये जो मीनिंग था, ट्रू मीनिंग, ये यहीं पे मिलता था। चूडू आता था यहाँ पे लेने और साथ में फेंग युआन आता था। एक बार तुमने देखा होगा लास्ट में मैंने एक लाइन बोली थी कि यहाँ पे कोई और भी है, शायद स्नोमैन रहते हैं यहाँ पे, उन लोगों ने फेंग युआन को देख लिया था। तो उन्होंने बोला था कि ये पता नहीं कौन आता रहता है, इसको हमें सबक सिखाना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा इसका, ये हमेशा यहाँ पे आ रहा है और रेकलेस सैवेज की ट्रू मीनिंग लेके जा रहा है, हमारा बेनिफिट खुद लेके जा रहा है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ह्यूमंस हमेशा ऐसे ही होते हैं। वो लोग फेंग युआन को सुना रहे थे। कुछ कुछ मिनट के लिए मैंने लाइन बोली थी और कुछ ही मिनट का ही सीन था, तो मुझे समझ आ गया ये वही लोग हैं यार। ये वही लोग हैं जो ये जो रेकलेस सैवेज की ट्रू मीनिंग जहाँ मिलती है, जो आईसी प्लेन है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। अंडरग्राउंड के एरिया में रहते हैं, जमीन के अंदर, और जमीन के ऊपर फेंग युआन अपना ये काम करने आता है, अपनी क्लाइमेटी ट्रबलेशन हैंडल करने यहाँ पे आता है। तो अब इन लोगों ने देख लिया तो फेंग युआन पे अटैक कर रहे थे। अब समझ आया कि क्या हुआ है, अब तुम्हें भी समझ आ गया होगा। फेंग युआन यहाँ पे अलर्ट था, इसलिए उसने ड्रैगन को प्रोब नहीं किया था, उसने कुछ उंगली नहीं करी थी। लेकिन अब रियलिटी क्लियर थी, उनका रैंक ये ड्रैगन एक फिकेट था, एक मतलब एक बस धुआं मान लो। जब फेंग युआन ने ईगल रिलीज करा, बैटलफील्ड का पावर एक तरीके से फ्लिप हो गया, पूरा फेंग युआन के साइड आ गया। वेरिएंट ह्यूमन का ट्रम्प कार्ड सिर्फ दिखा हुआ था, वो सोच रहे थे कि उनकी साइड मतलब फेंग युआन की साइड वीक हो जाएगी। फेंग युआन अभी भी उनके डिटेल्स नहीं जानता था, उसे ऐसा लग रहा था कि अभी फेंग युआन को ऐसा लग रहा है कि वो खुद भी वीक पोजीशन में है, लेकिन एटलीस्ट पहले से बेटर है। ट्रुथ ये था कि फेंग युआन का जजमेंट एक्यूरेट था, उसने जैसा सोचा कि ये लोग वेरिएंट ह्यूमन है, तो ज्यादातर चांस थे कि हाँ सही है। लेकिन अंदर से फेंग युआन थोड़ा सा टेंस था। ईगल भूखा है, बस मरने ही वाला है। उसने ब्लड पाथ डिस्गाइज यूज करा ताकि ईगल हेल्थीली लगे, लेकिन अगर कोई एनिमी उसे अटैक करता तो ये जो भेस बदलने वाला है, इसका भेस बदला हुआ है कि वो हेल्दी लग रहा है, ये टूट जाएगा। दूसरी साइड भी अटैक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रीजन क्लियर था, अगर वो अटैक फेल हुआ, फेंग युआन एस्केप कर गया, तो भाई दिक्कत की मुसीबत बन जाएगी। इवन अगर वो रॉक ड्रैगन भी बुला लेते तब भी ईगल एस्केप कर लेता, और फेंग युआन ने ऑलरेडी उनकी आइडेंटिटीज को एक्सपोज कर दिया था। अगर नॉर्थर्न प्लेन्स में रिवील हो जाता कि स्नोमैन और रॉकमैन आपस में सीक्रेटली फोर्स बना रहे हैं, तो राइटियस और डेमोनिक दोनों, और साथ दोनों क्या, लोन कल्टिवेटर भी आ जाते, सब मिल के पेलते इनको। इमोरियल एरा से ह्यूमंस ही डोमिनेट करते हुए आए हैं, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे कि इतना बड़ा फोर्स, इतने वेरिएंट ह्यूमन आपस में एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करें और मतलब एक पूरी आर्मी ट्रेन करें, आर्मी बना लें। क्योंकि यहाँ पे रॉकमैन और स्नोमैन दोनों ने हाथ मिला लिया, दोनों लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो बड़ी बात थी। इसलिए जब उन्होंने फेंग युआन पे एम्बुश करा, सबने अपना भेस बदला हुआ था। उन्होंने करीबन रैंक 6 और रैंक 7 के 9 इमोर्टल्स लिए थे और एक इमोरियल बीस्ट लिया था, लेकिन वो इमोरियल बीस्ट एक मतलब इल्यूजन टाइप का था। और क्यों हराने के लिए इन सबको, क्यों किसके लिए लिया था? फेंग युआन के लिए, फेंग युआन को हराने के लिए लिया था। अब आए थे फेंग युआन को मारने के लिए, लेकिन थोड़ा-सा अब चीज़ें बदल चुकी हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। इतना फुल प्रूफ प्लान होने के बाद भी फेंग युआन ने सब खराब कर दिया। सबसे एंड में उसने अपना अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल निकाल दिया। अगर वेरिएंट ह्यूमन इमॉर्टल को ये पहले पता होता तो वो एम्बुश सेट ही नहीं करते और अब ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में ना आते जैसे वो आ गए हैं। फेंग युआन वेट करता रहा, पर वो इमॉर्टल्स चुप रहे। फेंग युआन एकदम हेल्पलेस स्माइल के साथ कहता है, मैं सब क्लियर बोल चुका हूँ, अभी भी बिलीव नहीं कर रहे। क्या तुम सच में डेथ बैटल चाहते हो क्या? पर
मरने वाला मैं नहीं होऊँगा, याद रखना। रैंक 7 इमॉर्टल एंग्री होते हुए कहता है, हम एक इंसान पर ट्रस्ट कैसे करें? फेंग युआन अंदर से रिलैक्स हुआ। एनिमी ने फाइनली कुछ तो बात करी ना, इसका मतलब है उन्हें पागल बनाया जा सकता है, डिसीव किया जा सकता है। अब उसके पास एक तरीके से सब कुछ उसकी परफॉर्मेंस और एक्टिंग पे डिपेंड करेगा कि अब क्या होगा आगे। फिर फेंग युआन ने फ़ैमिलियर फेस एक्टिवेट करा, इमॉर्टल किलर मूव का ऑरा स्प्रेड हुआ, सब एक तरीके से हिल गए। ड्यूअल स्पेयर इमॉर्टल दूर तक भाग गया। नेक्स्ट मोमेंट सब शॉक हो गए। फेंग युआन ने ट्रांसफॉर्म होके एक हेरी मैन में बदल गया, बिना किसी दिक्कत के। फेंग युआन कहता है मैं ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल हूँ। रेन वांग का ट्रू इनहेरिटेंस भी इनहेरिट किया है। अगर चाहता तो हेरी मैन बन के ईजिली तुम्हें डिसीव कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं मतलब लेजिट हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ। वो आर्म को स्प्रेड करके वापस अपने असली फॉर्म में भी आ गया, यानी उसने एक बार रूप बदल के दिखाया इन सबको। वेरिएंट ह्यूमन जितने भी थे यहाँ पे मतलब इमॉर्टल्स थे सारे, तो सारे चुप हो गए, देखते ही रह गए। फेंग युआन और एक्ट करता हुआ कहा, ये सब मैंने सिंसेरिटी दिखाने के लिए किया है। अभी-अभी मुझे तुम्हारी आइडेंटिटीज़ पता चली हैं, तुम कौन हो। मतलब हम सब सेम ही साइड के तो लोग हैं। मैं इंसान ज़रूर हूँ, पर सच में लांग या सेट का मेंबर हूँ। लांग या इंसेक्टर लॉन्ग हेयर से आए हैं और अब लांग या स्पिट के अंडर लांग या सेक्ट बनी है। मैं उस सेट का सुप्रीम एल्डर हूँ। अगर बिलीव नहीं करते तो बैटलफील्ड क्लियर मूव को हटा लो, मैं सेट को मैसेज भेज दूंगा जिससे अभी क्लियर हो जाएगा। वेरिएंट इमॉर्टल ने एक दूसरे को देखा, पर कोई मूव नहीं लगा। मतलब कुछ ही नहीं हुआ, एकदम स्टेलमेट पे आ गए। ना वो कोई रिएक्ट कर रहे हैं, ना फेंग युआन की तरफ से मतलब ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। वो बोले जा रहा है, ये लोग रिएक्ट नहीं कर रहे। फेंग युआन को पता था कि उनके माइंड्स हेवेंस विल से इन्फ्लुएंस हो गए हैं। उस इन्फ्लुएंस को तोड़ने के लिए उसे बातचीत सही रखनी पड़ेगी। हेवेंस विल फेक नहीं था, पर वेरिएंट ह्यूमन पे उसका इन्फ्लुएंस कम था क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस ह्यूमंस के बाद मतलब सेकंड पे आती है। यानी फर्स्ट हाईएस्ट तो ह्यूमन होते हैं ना इंटेलिजेंस में, सेकंड लेवल पे ही होते हैं। इसी वजह से फेंग युआन को होप थी कि एटलीस्ट बच जाएँ। फेंग युआन एकदम कहता है, ठीक है, मैं पहले सिंसेरिटी दिखाता हूँ। उसने अपना प्राइमेसी ओपन करा, ईगल को अंदर डाला, सब इमॉर्टल शॉक हो गए। वो बंदे कहते हैं, केयरफुल, ईगल अंदर गया है और अपनी पावर से सब मतलब कभी भी बाहर भी आ सकता है। दूसरा कहता है, बस करो, ग्रे क्लाउड बैप्टेल पपेट को मतलब डिस्पेल कर दो, हटा दो इसको, कहीं दिक्कत ना हो जाए। तीसरा बंदर कहता है, लीडियर, ओह लीडियर सॉरी लीडर। तो लास्ट वाला बंदा कहता है, अभी लगता है वो पपेट फेंग युआन के ट्रैप कर सकता है, सोचो जरा, है कर सकता है क्या? मत करो, सीधा हटा दो इसको। ये लोग आपस में बात करके सिंपल बात कह रहे हैं कि अरे हटा दो यार, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, दिक्कत ना हो जाए कहीं। उनके पास जवाब भी नहीं था और तुरंत एक होता है ना, सच क्लियर दिख रहा था, तुरंत सामने था। साइलेंस के बीच ग्रे क्लाउड बैटलफील्ड जितना भी था, ये पपेट वाला बैटलफील्ड डिसअपीयर होने लगा। फेंग युआन के सामने फिर से नॉर्थर्न प्लेन्स का ब्राइट लैंडस्केप दिखने लग गया। वही होराइजन, वही चीज सब दोबारा से दिखने लग गई। उसने तुरंत ही भागने का जो इम्पल्स था कंट्रोल करा और कामली दोबारा बोला। फेंग युआन कहता है, गुड, फ्रेंड्स अक्सर फाइट के बाद ही बनते हैं। अभी लांग या सेट को नोटिफाई करता हूँ, यहाँ रुकता हूँ जब तक हमारे इमोटल्स नहीं आते। वो जॉय दिखाता है, पर अंदर से थोड़ा एक्टिंग भी थी। एटीट्यूड को प्लस एक्टिंग ने उसके वर्ड्स को एकदम भाई बिना गलती के सामने लाया था, एकदम स्पीच दे रहा हो जैसे। वेरिएंट ह्यूमंस को कोई दिक्कत नहीं दिखी इसमें और फेंग युआन ने वहां से भागकर कोई मतलब ऐसी गलती भी नहीं की, मतलब वहां से भागा नहीं तो उन्हें भी लगा कि फेंग युआन सच बोल रहा है। रॉकमैन इमॉर्टल जो पपेट कंट्रोल कर रहा था, तो कहता है, तो आप हमारे गेस्ट बन के अंडरग्राउंड ही चल लीजिए ना। ग्रे क्लाउड से डिसअपेयर हो गए, बस उनका रियल रॉकमैन बॉडी ही बचा था। फेंग युआन हंसकर कहता है, हाँ हाँ प्लीज लीड मी, मैं साथ ही चलूंगा। वो उस रॉकमैन के साथ आईसी प्लान के अंडरग्राउंड में गया। प्रूफ तो क्लियर था, हेवेंसवेल का जो इन्फ्लुएंस था इतना स्ट्रांग नहीं था इनके ऊपर, इसलिए फेंग युआन ने जैसे तैसे अपने वर्ड से ही सब मतलब हेवेंसवेल को तोड़ दिया और उनको आपस में बातचीत करने पर मजबूर कर दिया। नेचुरली ये सब अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की वजह से पॉसिबल था। अगर वो बीस्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो वेरिएंट ह्यूमन कभी भी कन्विंस नहीं होते, क्योंकि हेवेंसविल मतलब एक तरीके से होता है ना कि हेवेंसविल कर देता है यार, सीन कर देता है, दिक्कत आ जाती है। और इमोरल बीस्ट को चैलेंज करना इन लोगों के बस की बात नहीं थी। तो होता है ना कि भले ये लोग किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गए, एकदम बंदे को गुस्सा आ रहा हो, लेकिन अगर तुम गुस्से वाले बंदे के सामने जाके उसको कोई ऐसी चीज़ दे दो जिससे वो खुश हो जाए, तो एक बार को थोड़ा-सा वो भी हो जाता है कि अरे सुन लो इसकी बात, या उसे एकदम गुस्से वाले बंदे को डरा दो, तो वो भी थोड़ा चुप हो जाता है, वैसे टाइप का हो गया था। अंडरग्राउंड एक अलग ही सीन था, बड़ा अजीब-सा, एक ऐसा लग रहा था कि एकदम वर्ल्ड होगा, अलग ही दुनिया बन गई हो अंडरग्राउंड। फैंगमैन को कुछ इमॉर्टल सर्कल्स टाइप के दिखे और वो सर्कल दिखे, उन सर्कल के बीच से ही वो जा रहा था और सीनरी बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था कि ये सीन क्या है। थोड़ी देर बाद लांग या सेट का हेरी मैन इमॉर्टल भी वहाँ पे धीरे-धीरे आने लग गए। उसमें से 12th ईयर और 6th ईयर भी थे।